बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। आज हमजा निजी मसरूफियात के बायस नहीं आ सके तो उनकी जगह जिम्मेदारी आज मैं अदा कर रहा हूं। इकरा, आज बड़े अरसे बाद मैं कोई सुबह के औकात में दफ्तर के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आज मैंने एक ट्रैफिक का नया मुशाहिदा किया। हो सकता है पहले भी मैंने कभी देखा हो, लेकिन कभी उस नज़र से नहीं देखा जो आज तजुर्बा हुआ। नजर थी। हुआ कुछ यूं कि ट्रैफिक सुबह के औकात में बहुत तेज़ होती है। जब चल रही होती है तो बहुत तेज़ होती है। अगर आप 90% चालान देखें, अगर लाहौर में देखें तो ई चालान ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही 90% अगर देखें तो सुबह के औकात में होते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको दफ्तर पहुंचना है, कारोबारी जगह पे पहुंचना है, तो आप बहुत तेज़ी से निकलते हैं। एक मुशाहिदा ये है कि सुबह के औकात में अगर कोई आपको ओवरटेक करे तो आप रुक के उसे बात नहीं करते। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं होता। ना वक्त ही नहीं है, जल्दी जो होती है वक्त ही नहीं है। अच्छा, वो तेजी में जाता हुआ बाइक पे, गाड़ी पे शीशा उसका नीचे करेगा, आपको दो चार बातें करेगा, देख के नहीं चला और इशारों में बस क्या की बात अच्छा, जूं वक्त गुजरता जाएगा, दोपहर के औकात आते जाएंगे, सपहर आता जाएगा, ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार होती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास टाइम मार्जिन निकल आता है। लड़ाई आपको, लड़ाई झगड़े भी उसी टाइम में ज्यादा आपको दोपहर को, दोपहर को, क्योंकि आपके पास मार्जिन है ना। दोपहर को दिमाग गर्म हो चुका है, काम करके आप थक चुके हैं, उसके बाद आप फिर लड़ाई झगड़े पे माइल होते हैं। कभी फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं लोग, फ्रस्ट्रेशन अपनी ऐसे निकालते हैं ऐसे लड़ाई झगड़े करके। बिल्कुल सुबह और दोपहर के औकात में आपको कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आएगा जो 20, 40, 60 की स्पीड पे चला रहा हो। सब तेज जा रहे हैं। हाँ। ये स्पीड कम होती है वक्त के साथ साथ। आपके पास वक्त मिलता जाता है, आपको पता होता है कि बस अब काम का वक्त खत्म हो चुका है, अब अपना टाइम है। रात को सड़क किनारे जो खड़े लोग हैं वो आपको रात को दिखाई देंगे, सुबह के वक्त कोई के वक्त ऐसी है। बिल्कुल, लेकिन यासिर इसका हमें नतीजा भी तो कोई आगाज कर लेना चाहिए। नतीजा ये है कि कोई भी वक्त हो, चाहे सुबह का वक्त हो, दोपहर का हो, सपहर का हो या शाम का वक्त हो, तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए। जो तहम्मुल मिजाजी दिन भर के बाद आप में आती है ना, एंड पे जब आप पुरसुकून हो जाते हैं, तो दिमाग अगर आप शुरू से ही पुरसुकून लेके चलेंगे तो तभी आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। ये एक मश्क है, दिन का आगाज अच्छा एक मश्क है। अगर दिन में ही आपने उसका आगाज किया है, वो मश्क बेहतर चल रही है, आप अगर पहले ही एतमाद के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आते हैं तो फिर दिन अच्छा गुजरता है और दूसरों का दिन भी अच्छा गुजरता है। इस तरह लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए, SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। SOPs पर अमल दरामद करेंगे तभी बेहतरी के फैसले। बिल्कुल। और अब जरा बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की, क्योंकि उसके केसेस में हम देख रहे हैं यासिर कि मुसलसल कमी हो रही है और कमी देखने में आ रही है। तो जिसकी जो कोरोना वायरस की अगर बात करें तो इसकी पेस्पाई का सिलसिला जारी है और 4 माह बाद वायरस के केसेस हम देख रहे हैं कि कम होते दिखाई दे रहे हैं। इकरा, बिल्कुल अगर हम रोजमर्रा के आदादो शुमार का जायजा लें, अमवात की जो तादाद है वो तो प्लेटो हो चुकी है इस वक्त। तो एक खुशाइंद बात है, लेकिन हमें खुदा से पनाह भी मांगनी चाहिए, रोज दुआ भी मांगनी चाहिए कि इस वायरस से जल्द और जल्द छुटकारा हमें मिल सके। लेकिन 24 घंटों के दौरान जो मुस्बत केसेस की शरह है, खुशाइंद बात यह है कि 2.39% वो रह चुकी है और कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मुल्क भर में कामयाबी से जारी है। मगर कुछ दिनों के दौरान इकरा ये देखने में आ रहा है कि लोगों की शिकायत ये है नाज़रीन कि वो जाते हैं, जिस तरह लाहौर का एक्सपो सेंटर है, कराची का एक्सपो सेंटर है, खबर यह है कि वहां पर कोरोना वायरस से जो बचाने के लिए वैक्सीन मौजूद है। वो मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन थी। पहले तो ये था कि किसी को एतराज होता था कि मुझे साइनोफार्म लगाई जा रही है, साइनोवैक लगाई जा रही है, मैंने फलां लगवानी है। लेकिन अब कुछ शिकायत जो मंजर आम पे आई है वो ये है कि वहां पे वैक्सीन ही मौजूद नहीं है, जबकि वजीर सेहत पंजाब तो ये कहती हैं कि 3 दिन का स्टॉक अभी मौजूद है और विफाक हमें मजीद भी दे। अगर देखा जाए तो शहरियों की जानिब से शिकायत मुसलसल आ रही है, क्योंकि सेंटर्स के बाहर जितने वैक्सीन सेंटर्स हैं उनके बाहर वहां पर लोगों का रश देखने में आ रहा है। क्योंकि अब रश इसलिए है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए अब उन्होंने वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। लेकिन कोरोना वैक्सीन खत्म होने से लाहौर के जो एक्सपो सेंटर के बाहर शहरी देखने में आया बहुत ज्यादा तादाद है, रश लगा हुआ है। और अगर दूसरी जानिब कराची के एक्सपो सेंटर की बात करें तो वहां पर चीनी वैक्सीन जो
साइनोफर्म है, साइनोवैक है और कैंसाइनो है, उसकी भी किल्लत पैदा हो गई है। हुकाम ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन की फराहमी में रुकावट पैदा हुई है। दूसरी जानिब पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम बंद करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल ऐसे ये पिछले दिनों में देखने में आया था, बहुत से उनके पुलिस एहलकार जो थे या टीचर्स जो थे, उन्होंने इनकार किया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे फिर आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेंगी। ऐसे ही है, इस तरह के इकदाम करने पड़ते हैं ताकि लोग जो है वो माइल हो इस तरफ। हमने क्योंकि एक वक्त गुजारा है, हमने आवाम को ये बताने की कोशिश की कि वैक्सीन जो है वो कारआमद है, फिर जिस तरह की बातें चली, कैंपेन चलाई गई, लेकिन नहीं, अब वो जिस तरह के एक बात चल पड़ती है, शोशा निकल पड़ता है कि एक नई रिसर्च आई है, 2 साल बाद लोग मर जाएंगे। तो वो इस तरह की जो चीजें थी उसको मुस्बत पैराए में अवाम तक पहुंचाया गया, कैंपेन बाकायदा चली। अब जब अवाम माइल हो रहे हैं तो फिर जाहिर बात है कि वैक्सीन, लेकिन अब वैक्सीन खत्म हो गई है, अवाम तो इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर बात करें वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की, तो उन्होंने सऊदी अरब जाने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरब ने एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दी है। वैक्सीन के हवाले से ही अच्छी खबर यह है कि अमरीकी दवासाज कंपनी ने अपनी कोरोना वैक्सीन के 90% मौसर होने का दावा कर दिया है। नाज़रीन, अभी तक ये है कि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि 70% मौसर है, 80% है। मुस्तनद अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी इसे हम क्लिनिकल ट्रायल ही समझेंगे। वक्त के साथ साथ ही ये ट्रायल मुस्बत पैराए में पता चलते हैं कि इसका नतीजा क्या रहा, कितने लोगों पर ये कारआमद रही, कितने लोगों पर आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए, कुछ को स्वेलिंग हो गई, कुछ बीमार पड़ गए। अब वो बीमारी जो है वो जहनी तवानाई पर भी असर करती है। अगर आप जहनी तौर पर मजबूत नहीं है, आसाब मजबूत नहीं है, तो फिर आप मखमसे का शिकार हो जाते हैं कि बनेगा क्या। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम अब यासिर, हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, कोरोना की जिस तरह से हम बात करते थे वैक्सीनेशन की, पहले तो लोग लगवा नहीं रहे थे, लेकिन अब लोगों को कैंपेन के जरिए माइल भी किया गया है कि इस तरफ आए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से देखने में आ रहा है कि वैक्सीनेशन की किल्लत देखने में आ रही है। आप क्या समझते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से पहले ये एक लगाया जा रहा था कि जी सिम्स बंद कर दी जाएंगी, तनख्वाहों को रोका जाएगा, तो ये किस तरह का इकदाम देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम बार बार लोगों को ये कहते हैं कि जी वैक्सीन ज़रूर लगाएं, वैक्सीन लगाना ही हमारे लिए इस वक्त ज़रूरी है, जब अगर आपको कोरोना को अपने मुल्क से भगाना है। तो इस सूरत हाल में अगर लोग बहुत तेज़ी से सेंटर की तरफ जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि लोग अब वैक्सीन लगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक मूवमेंट है, बहुत अच्छी एक सिस्टम चल पड़ा है कि लोग जो है अब जाते हैं और बहुत लाइन लगाकर जो है वो वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अगर जब वो जाते हैं और वहाँ ये कहा जाता है कि जी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और लोग फिर जो है वो दोबारा वैक्सीन लगाने के लिए, इन हालात में लोगों की जॉब्स हैं, लोग अपने कारोबार में मशगूल हैं और फिर वो टाइम निकाल के जाते हैं, कोई शाम को जाता है, कोई दिन में जाता है, कोई रात को जाता है और हम वहाँ कह देते हैं कि जी वैक्सीन मौजूद नहीं है, कल आ जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हुकूमत को देखना पड़ेगा कि पहले वैक्सीन अपने पास जमा कर लें, क्योंकि सेंटर्स बहुत सारे खोले गए हैं। और एक काम और भी हो रहा है कि जैसे आपने बताया कि जी लाहौर का एक्सपो सेंटर और कराची का एक्सपो सेंटर, वहाँ से लोग वापस जा रहे हैं और वहाँ की कमी पूरी करने के लिए दूसरे जो छोटे सेंटर्स हैं मौजूद शहर में, वहाँ रोक लिया गया, वहाँ तो बिल्कुल ही रोक दिया गया कि जी अभी आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और उनकी वैक्सीन लेकर एक्सपो सेंटर जो है वो सप्लाई की जा रही है। तो डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से बेहतर इकदाम किए जाएं और बरवक्त फराहमी इसकी मुमकिन हो सके। लेकिन आप ये क्या समझते हैं कि जो हमारे कैंपेन चलाई गई, लोगों को माइल किया गया, अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज के मॉडल देखें, तो वहाँ पे वैक्सीन लगवाने पर सोशल बेनिफिट दिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐलान ये होता है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे आपकी सिम बंद कर दी जाएगी, आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी। तो क्या इस तरीके से आवाम को माइल करना चाहिए या हमें भी वैसा ही मॉडल अपनाना चाहिए जो दीगर कंट्रीज में अपनाया जा रहा है? देखिए, बात सारी ये है कि जो बाहर की कंट्री का आप मिसाल दे रहे हैं ना, वो एक्चुअली वहाँ पे बड़े महज़्ज़ब लोग होते हैं, बात को समझते हैं और लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं वो इस तरह से फॉलो कर लेते हैं।
यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लोग ज़रा एडमेंट हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ होती है कि ये वैक्सीन लगाओगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कुछ हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं, कुछ पैरामेडिक्स हैं जो कि वो कहते हैं कि हम तो वैक्सीन लगाएंगे ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इन सिचुएशन में, इस सूरत हाल में थोड़ा सा आपको इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, ताकि देखें अगर हम 8-10 लोग कमरे में अगर मौजूद हैं और उनमें से अगर एक आदमी ने भी वैक्सीन नहीं लगाया है तो उन तमाम लोगों को खतरा हो सकता है। और लेकिन अगर सब लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ है, 8-10 लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप मास्क हटा के आप बैठ सकते हैं सब लोग, क्योंकि सब ने वैक्सीन लगाया है। तो कोशिश इस बात की है कि हॉस्पिटल्स हो, दफ्तर हो, बाजार हो, कहीं भी जगह हो, मेजॉरिटी लोग अगर वैक्सीन लगा लेते हैं या सारे लोग लगा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा, रोजमर्रा की चीजें हमारी जाएंगी, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिहाजा हम यही चाहते हैं कि वैक्सीन फौरी तौर पे सब लोग लगा लें और उसको लगाने के लिए वैक्सीन लगवानी ही तो चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को उसको बर वक्त फराहम भी करना चाहिए, जिस तरह से अब किल्लत देखने में आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें तो वो तो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने एस्ट्राजेनेका या फाइजर लगवाया जाए, क्योंकि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो इन दोनों के अलावा कोई और वैक्सीन कबूल ही नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह एक ये है कि अनफॉर्चुनेटली अब एक जंग ये चल रही है कि कुछ कंट्रीज ने अपनी वैक्सीन फरमाइशी जो है, जो उनके मुल्क में लगी है, वो उस वैक्सीन की डिमांड करते हैं कि ये वैक्सीन लगा कर आएंगे तो आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं। इसकी डिमांड सऊदी अरेबिया ने भी किया है और अमेरिका और यूके और चाइना ने भी किया है। लेकिन अब प्रॉब्लम सारा ये हो रहा है कि लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरे ममालिक भी इसकी तरफ माइल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि ऐसे वक्त में कि जब 1000 से करीब 1000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट पाबंदियां उठा रही है। डॉक्टर अताउर रहमान उसी वक्त में ये कॉशन दे रहे हैं कि चौथी लहर भी आ सकती है, तो क्या ये पाबंदियां उठाने का फैसला जायज? देखिए, पहले तो आपकी बात को मैं कर लूं कि यकीनन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो वैक्सीन का झगड़ा है, और मैंने डॉक्टर टेड्रोस को ही एक ख़त लिखा है कि जिसमें उनसे कहा है कि आपने जो वैक्सीन एक्सेप्ट किया है, जिसको रिकॉग्नाइज किया है, वो वैक्सीन सारे ममालिक में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो नंबर ऑफ केसेस जो गिर रहे हैं और कम हो रहे हैं, ये सबसे पहले तो मैं कुदरत का एहसानमंद हूँ कि कुदरत की इसमें बहुत बड़ी हमें सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। दूसरी बात ये कि थोड़ी सी हुकूमत ने भी काम अच्छा किया है, कुछ लॉकडाउन किए हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ। इसी वजह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे हमारे पास चौथी वेव्स और फिर उसके बाद 5वीं वेव्स भी आ सकती है, अगर हमने ये सब चीज़ें हम सब चीज़ें खोलें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत उसके SOPs को सख्ती से अमल दरामद कराए और अवाम सख्ती से अमल दरामद करे, तो ये कारोबार, ये सारे मामला चलते रहेंगे। समझना इस बात को है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार चले, आप चाहते हैं कि शादी हॉल खुले, आप चाहते हैं कि तमाम तफरीही गाह जो है वो खुल जाए, तो आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जिम्मेदारी पूरी करने की यहाँ पर जरूरत है, ना सिर्फ हुकूमत को, आवाम को भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ से देखा जाए तो हम लोग जिस तरह से हम कहते हैं केसेस में कमी हो, SOPs में नरमी की जाए, लेकिन उनके साथ साथ हम उन SOPs के ऊपर अमल दरामद करना होगा। मुआशरे का फर्द, अगर हम अखलाकी तौर पर मुआशरे में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियां अदा करना चाहते हैं, तो अपना भी ख्याल रखना चाहिए और अपने साथ वाले का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ख्याल रखेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी। तो इकरा, आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, कल अगर कौमी असम्बली की हम सूरत हाल देखें, इकरा, कौमी असम्बली वो ऐवान है जिसका तकद्दुस पामाल नहीं किया जाता, लिहाज उसका रखा जाता है। लाखों वोट लेकर, सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, मछली मंडी है, लाखों लोग वोट देकर एक नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं कि वो हमारे लिए फैसले करेगा, बेहतर फैसले करेगा। लेकिन आप देखिए, ये मनाजिर जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये वो मनाजिर हैं, मुक़द्दस ऐवान है, कानून साजी हो रही है, बजट पास करवाना है, उस पर बहस हो रही है, मैदान जंग बना हुआ है, हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था है, नंगी गालियां दी गई हैं, उसके अलावा एक दूसरे पर बजट कॉपीज फेंकी गई, मलिका बुखारी जख्मी तक हो गई। ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि जब ये किताबों की एक दूसरे पर बंडल एक दूसरे को फेंक रहे थे, एक दूसरे पर इस तरह से बदतमीजी का मुजाहरा किया जा रहा था, तो उस टाइम जो मलिका बुखारी हैं वो जख्मी हो गई, उनकी आंख पे जख्म हो गया था। और जिस तरह से हमने देखा कि कोई सूरत हाल, वो कोई मुहज़्ज़िब मुआशरे का अगर फ़र्द देखे तो वो कहेगा कि ये लोग, तमाम लोग जो हैं वो मुहज़्ज़िब बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, माजी में भी ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं, भुट्टो साहब के दौर में भी ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए। एक दफ़ा तो ये हुआ था कि अपोजिशन के जो अराकीन थे उन्हें बाकायदा उठाया गया, उठा के पार्लियामेंट के बाहर फेंक दिया गया, यहाँ तक हुआ है। ये वो ऐवान है जहाँ पे हम, ये कोई थड़ा नहीं है, कोई मोहल्ले की सियासत नहीं है नाजरीन, यहाँ पर वो फैसले किए जाने हैं, वो जुबान इस्तेमाल की जानी है जो ट्रेंड सेटर हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इन्हें समझते हैं ये पढ़े लिखे हैं, ये कानून साजी करेंगे, ये दिमाग के साथ हमसे बात करेंगे, ये बेहतरीन फैसला कर सकते हैं, बेहतरीन गुफ्तगू है इनकी। लेकिन ऐसे वाकयात का पे दर पे रिपोर्ट होना, सिंध असम्बली में भी ऐसे ही वाकयात रिपोर्ट होना, पंजाब असम्बली की भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं होती। तो इस मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर अगर आप मुहज़्ज़ब तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अक़दार को किस तरीके से इकरा चेंज करना होगा, इस बारे में आगे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद कौन है, नाज़रीन को बताइए। बिलडॉट के सदर अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बिलाल साहब। कल जो कुछ भी हमने स्पीकर की मौजूदगी में पार्लियामेंट में देखा, क्या ऐसा मंजर किसी क्लासरूम का भी आपने कभी देखा है? ये हमारी सियासत इस नहज तक पहुँच कैसे गई है? टू बी फेयर, वैसे ये दुनिया की कई असम्बलियों में इस तरह के मनाजिर होते हैं, इससे बदतर भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की असम्बली में मुझे याद नहीं है कि इस लेवल की ज़बान इस्तेमाल की गई हो और इस तरह बजट के पेपर्स को एक दूसरे पे बतौर असलहा के इस्तेमाल किया गया हो। आपको मालूम है बजट की बुक्स जो है वो तकरीबन 3-4 इंच मोटी बुक्स होती हैं, तो अगर वो किसी को ठीक हसास जगह पे लग जाए तो उस आदमी की मौत भी वाक़ई हो सकती है। इस लिहाज से बहुत ख़तरनाक काम था और वाकई वो बतौर असलहा इस्तेमाल हो रहा था। तो इस लिहाज से मुझे रीसेंट हिस्ट्री में कम अज़ कम पाकिस्तान की इस लेवल की बदतमीज़ी और हुल्लड़बाजी और गुंडागर्दी मुझे देखने को नहीं मिली। और इसका सबसे पता है ट्रेजिक पहलू क्या है? इसका सबसे ट्रेजिक पहलू ये है कि असम्बली हॉल के अंदर जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर वो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस नहीं होती, यानी तो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है कि वो जो भी कहें, जो भी बातें करें, उनको उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकता। अहमद बिलाल साहब, इसी का ही तो एज उठाया जाता है, इसी का ही तो फायदा लेते हैं जी, इसी का ही तो ये फायदा लेते हैं कि कदगन अगर लगानी हो पार्लियामेंट के बाहर, अगर 150 अफराद अपने हक के लिए मौजूद हों तो वहां पर सूरत हाल ये होती है कि पर्चे फौरी कट जाते हैं, बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन असेंबली के अंदर जहां पर कानून साजी हो रही है वहां पे हर किस्म की छूट होती है। तो क्या एक अखलाकी ज़ाब्ता कार नहीं तरतीब देना चाहिए कि अगर कोई वहां पर भी ऐसी हरकत करे तो कदगन सबसे पहले उस पर आए? देखिए, अखलाकी ज़ाब्ता तो पहले से मौजूद है, लेकिन अखलाकी ज़ाब्ते की तो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। अब तो मेरा ख्याल है कानून को हरकत में आना चाहिए। ज़ाब्तों के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ऐसे किसी शख्स को जो असम्बली के अंदर इस तरह की डिसरप्शन कर रहा हो, उसे असम्बली के इजलास से बाहर निकाल सकते हैं, उसको तंबीह कर सकते हैं, और अगर फिर भी ना माने तो इस इजलास से बाहर निकाल सकते हैं। अगर फिर भी ना माने तो उसको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन असम्बली के स्पीकर साहब ने कल भी कुछ नहीं किया, परसों भी कुछ नहीं किया। और आपको याद होगा पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी जब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त आपको एक मेंबर की तरफ से कितनी नाजेबा इशारे किए जा रहे थे, नाजेबा अल्फाज में उनको बुलाया जा रहा था, उसकी भी कोई उन्होंने नोटिस नहीं लिया। उसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ के आज अगर आज ही हो गई हैं तो कल को कोई आदमी खुदा न खास्ता स्पीकर साहब को भी असॉल्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो अहमद बिलाल साहब, जिस तरह से देखा जाए दुख का मकाम तो यह है कि ये सारा जो भी हंगामा किया गया, एहतजाज किया, ये अवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी तफरीह के लिए किया गया, क्योंकि असेंबली इजलास की अगर एक दिन की कार्रवाई देखी जाए तो उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये पैसा सारा गरीब आवाम का है जो कि टैक्सों की मद में इकट्ठा किया जाता है। जब सियासतदान ये सब कुछ करते नजर आएंगे तो अवाम इससे क्या तासुर हासिल करेंगे?
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। चंद वज़राए कराम की तो क्लिपिंग्स फुटेज ऐसी मौजूद है, वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल यानी एक दूसरे का फन एंड फ्रॉलिक्स का जैसे कोई इज्तिमा होता है वो कर रहे हैं। साथ साथ वो जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं जो उनके दफ्तर से मिली हुई हैं, वो फाइलें वो पटक रहे हैं डेस्कों के ऊपर। और आपको मालूम है कि एक दिन का जो ख़र्चा है हमारा वो कोई तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए आता है, एक दिन के इजलास का खर्चा। टैक्स पेयर्स। बिलाल साहब, आप ये देखिए कि अगर किसी पर इल्ज़ामात हैं तो वो उसका मुकाबला जो है वो अदालत में जाके किया जाए। अगर आपने अपना दिफा पेश करना है, अपनी वजाहत पेश करनी है, तो वो फॉरम मौजूद है। जब केसेस अदालतों में चल रहे हैं तो पार्लियामेंट तो वो फॉरम है जहां पर हमने कानून साजी करनी है। वहां पर भी हम चोर चोर के नारे लगाएंगे, दूसरे को धोखेबाज कहेंगे, डबल शाह कहेंगे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ये अखाड़ा हुआ ना, पार्लियामेंट तो ना हुई। बिल्कुल बिल्कुल। कल तो ये परसों अखाड़े का मंजर पेश कर रहा था, अखाड़े से भी बढ़ के था। अखाड़ा तो ये होता है कि जिसमें आप किसी असूल और किसी ज़ाब्ते के तहत कुश्ती लड़ते हैं। कल तो वो एक दूसरे पे जिस तरह से चीज़ें फेंक रहे थे और मार रहे थे, अखाड़े में कभी बुरी ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती। अखाड़े में तो पहलवानों का भी एक ज़ाब्ता होता है, लेकिन इस तरह की ज़बान हमने सुनी है वो तो असेंबली में ही हो सकती है, किसी और जगह मुझे नहीं लगता हो सकती है। और अगर अब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि सब इसमें शरीक हैं, ये सब एक मिली भगत है और इसमें कोई किसी चीज़ को ठीक करने का इरादा नहीं है किसी का। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अहमद बिलाल साहब, ये जहलियत ख़त्म कब होगी? आखिर वे फॉरवर्ड क्या है? कैसे ये तमाम चीज़ें जो हैं, मामलात जो हैं वो हल होंगे? मेरे ख्याल में अब इंतहा हो चुकी है। अब तो आवाम को उठना चाहिए। अवाम जाके असम्बली के बाहर मुजाहरा करें कि इस बदतमीज़ी को बंद करो वरना असम्बली से बाहर निकलो, और इनका घेराव करें। जब हल्कों में जाएं, जहाँ जहाँ जाएं, अवाम इनका घेराव करें और इनको कहें कि आपकी बदतमीज़ी हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अहमद साहब, घेराव करेंगे किस किस का? आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में मौजूद है, वो जब बजट पेश कर रही होती है, उनके वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे होते हैं तो अपोजिशन की तरफ से सीटियां बजाई जाती हैं। अब अगर सिंध में बजट पेश किया जा रहा है, वज़ीर आला सिंध बतौर वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे PTI वाले सीटियां बजा रहे हैं, तो फिर किससे तवक्को रखेंगे? ये तो सब के सब बाहर होंगे, फिर आएगा कौन? बिल्कुल, इन सब को बाहर होना चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए। इन सब लोगों का घेराव अगर करेंगे, पार्टी की एफिलिएशन से कतई नज़र कि कोई किस पार्टी का है, लेकिन जिसने बदतमीज़ी की है उसके हल्के के लोग जब वो वहाँ पे जाए तो उसका घेराव करें और उनको बताएं कि हमने आपकी इन हरकतों को सख्त बुरा पाया और हम आइंदा आपको वोट नहीं देंगे। हम आइंदा आपको वोट नहीं देंगे। अवाम को घेराव करना चाहिए, अवाम को ही एहतसाब करना चाहिए और वो नुमाइंदे मुंतखब करने चाहिए जो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए फैसले कर सकें, जो उन्हीं में से आ सकें। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इकरा, सूरत हाल ये है कि अब अवाम को इस नहज तक आना चाहिए जिस तरह अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं। वो राहत इंदौरी साहब हैं, शायर थे, इंडिया के वफात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे। उनका शेर था, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। तो इसलिए आप अपनी सोच को ये रखिए कि कुछ वक्त के लिए आप आए हैं, तो कुछ वक्त के लिए अगर भलाई के फैसले कर जाएंगे तो मरते दम तक आपको अवाम याद रखें। बिल्कुल ऐसे ही। अब यासिर, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कुछ और मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब कुछ यासिर बात कर लेते हैं तफरीह की। और अगर तफरीह की बात आए तो मौजूदा दौर में टेलीविज़न जो है वो आम अफराद की एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया है। और इस अगर शोबे में हम देखें तो सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो ड्रामों के अलावा और किसकी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो मौशरे में देखा जाए तो ज़्यादातर ख़वातीन खास तौर पर अगर घर में होती हैं तो वो ड्रामे ही देखती हैं। ख़वातीन ज़्यादा समझ सकती है कि रोटी भी अगर चूल्हे पर रखी हुई है तो ड्रामे का कोई सीन मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन अगर देखा जाए जिस मौशरे के मुख्तलिफ उसमें, क्योंकि ड्रामों में मुख्तलिफ मौशरों की मुख्तलिफ कहानियाँ होती हैं और लोग जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और ख़वातीन अगर हम उनकी बात करें तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। और अगर देखा
देखा जाए तो इस ज़मन में वफाकी हुकूमत की जानिब से भी एक अहम ऐलान किया गया है और आर्ट्स काउंसिल कराची ने तमाम टीवी चैनल्स के ड्रामों के लिए मुश्तरका अवार्ड्स देने का फैसला कर लिया। लेकिन इकरा यहाँ पे ये बात देखती हैं कि जब ये वफाकी हुकूमत एक बरसर इक़्तिदार आई, इन्होंने ये कहा कि हम अपनी सिनेमा इंडस्ट्री का रिवाइवल करेंगे, हम अपने ड्रामे ज़्यादा अच्छे बनाएंगे। फिर इस ज़मन में मुख्तलिफ ममालिक से बात भी की गई, टर्की से भी बात की गई, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, इस्लामोफोबिया के ऊपर भी बात की गई कि हम एक स्पेसिफिक टर्म में ड्रामे बनाएंगे, हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी बेहतर करेंगे जो इस वक्त जवाल पजीरी का शिकार हो चुकी है। लेकिन वो फैसले कहाँ गए, वो अमल दरामद क्या हुआ, उसका बना क्या, किसको बेनिफिट मिला, उसका आज तक पता नहीं चल सका। नाज़रीन, आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह ये कहते हैं कि बेहतरीन ड्रामा और बेहतरीन फिल्म का अवार्ड वफाक देगा। तमाम टीवी चैनल्स के ड्रामों के अब मुश्तरका अवार्ड होंगे और अब नेशनल अवार्ड की हैसियत हासिल होगी। बिल्कुल, ये अगर ये हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी बहुत से फैसले ऐसे हैं जिसके सिर्फ दावे कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सी नौकरियां दी जाएंगी, आपको नया घर दिया जाएगा, इतनी आपको तनख्वाह दी जाएगी, यानी वो फेरी टेल्स हमें तो बहुत पता चलती है। लेकिन वैसे जो अब ये फैसले किए जा रहे हैं ये खुशाइंद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अच्छे फैसले कायम है, हम भी कायम हैं, बिल्कुल उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम यासिर बात करें दूसरी जानिब देखें पाकिस्तानी सिनेमा की, तो ये इंडस्ट्री जो कि पहले ही अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी और कोरोना वबा के आने के बाद, इस पेंडेमिक की सूरत हाल के बाद इस दहाने पर पहुंच चुकी है कि कोई सूरत हाल इसमें नजर नहीं आती है। आर्टिस्ट जो है वो घरों में बैठे हैं। देखें, अगर हमारे जो सिनेमा है आज से 1.5 साल पहले देखें, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाने जाए ना तो आपको पता चलता है वहां से सिनेमा सिरे से ही खत्म हो गया हुआ, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। यानी 1-1.5 साल से जब चले ही नहीं, बंद पड़े रहे, वो कारोबार लोग छोड़ चुके हैं, किसी और कारोबार की तरफ माइल हो चुके हैं। तो ऐसे वक्त में जब आप मईशत का रिवाइवल कर रहे हैं तो ये भी मईशत में किरदार अदा करने वाली इंडस्ट्री तो एक अहम है। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो सिनेमा घर कोविड के दिनों में बंद थे और बेरोजगारी हमने देखी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 10,000 के करीब बताया जाता है कि जो अदादोशुमार सामने है कि 10,000 के करीब जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं पेंडेमिक के बाद, बिल्कुल जो सिनेमा इंडस्ट्री से लिंक थे। लेकिन अब क्या सूरत हाल अब इसके ऊपर है और क्या हम आगे कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्या प्लान्स हैं? हमें सीनियर आर्टिस्ट जमाल शाह साहब ने ज्वाइन। जमाल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। जमाल शाह साहब, इस वक्त जो बुनियादी सवाल है, वफाकी हुकूमत एक खुशाइन फैसला कर चुकी है आर्ट्स काउंसिल कराची के तवस्सुत के साथ कि तमाम टीवी चैनल्स के जो ड्रामे हैं उसके लिए मुश्तरका अवार्ड दिए जाएंगे। आप इस फैसले को किस हद तक एंडोर्स करते हैं और उम्मीद क्या रखते हैं कि इस पर अमल दरामद कब तक होगा? जी, जहाँ तक कराची आर्ट्स काउंसिल का ताल्लुक है तो वो एक ख़ासा क्रेडिबल इदारा है। उसके डायरेक्टर अहमद शाह साहब जो हैं वो बड़े फ़हाल इंसान हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं, कराची आर्ट्स काउंसिल को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। तो अवार्ड्स तो ज़ाहिर है अगर कोई ऐसा फ़ैसला किया गया है ये अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, मैं ज़ाती तौर पे कुछ नहीं कह सकता, मुझे ज़ीरो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। बहरहाल फिर भी अगर कराची आर्ट्स काउंसिल उसमें शामिल है तो ये एक अच्छी बात है और मुश्तरका अवार्ड्स होने चाहिए, बल्कि हुकूमत ये कि नेशनल अवार्ड्स जो हैं उनका इजरा शुरू कर दें। बिल्कुल जमाल शाह साहब, वैसे तो हुकूमत ने ऐलान भी किया है कि बहुत जल्द फिल्म और इंटरनेट की जो पॉलिसी है वो लेकर आ रहे हैं। क्या ऐसी किसी पॉलिसी के हवाले से स्टेक होल्डर से रब्ता किया गया? देखें, मैं भी एक छोटा मोटा फिल्म मेकर हूँ, मुझसे तो किसी ने रब्ता नहीं किया है, लेकिन मुमकिन है औरों से रब्ता किया गया हो। कुछ साल पहले फ़िल्म पॉलिसी बन चुकी थी, कोई 3 साल पहले, जो अच्छी खासी पॉलिसी है उस पर मेरा ख्याल है कि अमल दरामद होना चाहिए और फ़िल्म के लिए ये ज़रूरी है कि एग्ज़िबिशन सेंटर्स हों, सिनेमाज़ बहुत बड़ी तादाद में बनाए जाएं और वो तमाम ऐसे सिनेमाज़ हों कि जो आम आदमी के रीच में हो, यानी उसकी टिकट जो है वो सस्ती हो। हम कोई 22 करोड़ से ऊपर की आबादी के लोग हैं। 1975 तक हमारे पास 1500 सिनेमा हाउसेस थे, इस वक्त कोई 150 हैं। तो मेरी दानिश में कोई तकरीबन 3000 के करीब सिनेमा हाउसेस होने चाहिए। जब तक सिनेमाज नहीं होंगे तो पॉलिसी आप कुछ भी बनाएं उसका कोई फ़ायदा नहीं। पुराने सिनेमा तो वैसे ही बंद होते जा रहे हैं, अब नए सिनेमा खोलने के हवाले से कयास आराई की जा सकती है, ये खुशफहमी में रह सकते हैं हम। शाह जी, एक सवाल ये है कि चंद दिन पहले जो कराची में फिल्मी मेले का इनेकाद किया गया उसमें कोरोना SOPs की वजह से कोई फिल्म ही नहीं दिखाई गई। ऐसे फिल्मी मेले की आपकी नज़र में कोई अहमियत है? अगर इनेकाद करना ही था तो किसी और तरीके से किया जा सकता था।
हाँ, फिल्मी मेले में अगर कोई फिल्म न दिखाई जाए तो वो तो मेला नहीं होगा, सिर्फ कागज़ पे ही कोई जमा तफरीक होगी। मैं समझता हूँ कि कोरोना SOPs के बावजूद फिल्में दिखाई जा सकती हैं कि इस तरह से कि फ़र्ज़ करें कि 200 सीट का कोई हॉल है, सिनेमा हॉल, तो उसमें आप 50 लोग बिठाएं और अगर 100 के हैं तो 25 लोग बिठाएं। इस तरह से कम मेले तो हो सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती फिल्में इन्होंने क्यों नहीं दिखाई, ऐसी तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। जमाल शाह साहब, पाकिस्तानी अगर ड्रामे की बात की जाए तो हालिया बरसों में शदीद तनकीद इस मामले पर भी की गई कि आज का ड्रामा तो मशरकी रवायात के खिलाफ है और ख़ानदानी निज़ाम में बिगाड़ का बायस बन रहा है। आपका मुशाहिदा क्या है इस ज़मन में? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे सेंसरशिप के ख़िलाफ़ हूँ। खुल के बात कहनी चाहिए और तमीज़ से बात कहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो ड्रामे जो बहुत जल्दी में बनाए जाते हैं और बिल्कुल कमर्शियल तकाज़ों को मद्देनज़र रख के बनाए जाते हैं, वहाँ मशरकी रवायात या हमारी जो अपनी रवायात हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। बाय एंड लार्ज तो ड्रामा जो है वो इतना बुरा नहीं है, ठीक ही है, लेकिन ये है कि ड्रामे की सनत को ज़रा फ़रोग़ देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं उनके दरमियान कोई मुकाबले की फ़िज़ा होनी चाहिए, मस्बत मुकाबले की फ़िज़ा होनी चाहिए। और अच्छे जो राइटर्स हैं हमारे बड़े आज़मूदा, उनको दोबारा ला के उनसे अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखवाए जाएं, इसलिए कि उनको अपने अक़दार का नए लोगों से ज़्यादा पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नए लोग अच्छा नहीं लिखते हैं, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज़ प्रोडक्शन होती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल तकाज़े सामने रख के बनाई जाती हैं प्रोडक्शंस, उसमें चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और वो जल्दी में कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ के पेश करते हैं। उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ये चैनल्स जो हैं उनके अपने एडिटोरियल बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना मयार बेहतर से बेहतर करते जाएं, इसलिए कि ज़्यादा मयारी चीज़ उनको ज़्यादा बेहतर तौर पे कमा के दे सकती है। ये उनकी दानिश में पता नहीं जल्दी वाली चीज़ें क्यों ज़्यादा अहम, ये रुझान जो है। पहले बात कर चुका हूँ कि जो हमारा सिनेमा है, सिनेमा इंडस्ट्री जो पूरी है, वो इस कोविड के दौरान बहुत सी ज़वाल पजीरी का शिकार हुई, लोग बंद करके चले गए, तो उसको जो नुकसान पहुंचा है, अगर हुकूमत उसके रिवाइवल के लिए इक़दाम करे तो आपकी सजेशंस क्या होंगी हुकूमत के लिए? सिनेमा इंडस्ट्री में ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत की इनपुट हो, ज़रा सरपरस्ती हो। एक तो सिनेमाज ज़्यादा बनाए जाएं, दूसरा जो एग्जिस्टिंग सिनेमाज हैं उसमें लोगों की तादाद कम करके, यानी 25% अलाउ करके एंट्री जो है लोगों की तादाद, इनको ओपन कर देना चाहिए। मार्केटें तो बिल्कुल खुली हुई है, हर लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के जा रहे होते हैं, तो सिनेमाज में कोरोना ने क्या करना है अगर आप कोरोना SOPs का ख्याल रख के अलाउ करें कि वो फिल्में दिखाएं। इसलिए कि फिल्में एक चलनी चाहिए, बहुत अच्छी तफरीह है, हमारे लोगों को उसकी ज़रूरत भी है, और फिर हमारी इंडस्ट्री को सिनेमा हाउसेस के आबाद होने की ज़रूरत है कि सिनेमा हाउसेस आबाद हो, ताकि हमारे फ़नकार जो हैं, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, हमारे डायरेक्टर्स कुछ बनाएं और कंटेंट प्रोड्यूस हो जो इन सिनेमा हाउसेस में दिखाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि SOPs का ख्याल रखते हुए भी आप स्क्रीनिंग फिल्मों की अलाउ करें। या फिर एक सिलसिला और भी हो सकता है कि आप ओपन एयर सिनेमा हाउसेस हैं और वहाँ लोग दूर बैठे और ये सिनेमाज भी बनाए जा सकते हैं। आपकी तजवीज़ तो हमारे सामने आ गई है, यकीनन एक अच्छी तजवीज़ है। बहुत शुक्रिया जमाल शाह साहब, अपना कीमती वक्त आपने सुबह सवेर पाकिस्तान को दिया। लेकिन यासिर, वैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि हमें कहा है कि सिनेमा घरों को जो है वो हम लोग आबाद कर सकते हैं, दोबारा से फिल्म दिखाई जा सकती हैं SOPs के ऊपर अमल करते हुए। जब दुनिया भर की इंडस्ट्रीज नाजरीन इस वक्त ज़वाल पजीरी का शिकार, बहुत बड़ी कंपनीज को धचके लगे। कुछ कंपनीज ऐसी थी, कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जिसको बहुत बूम मिला, यानी ऑनलाइन जो व्यवस्था थी उसको बहुत ज़्यादा बूम मिला।
अब जब रिवाइवल होना है तो हर चीज़ का होना है। बेशतर ममालिक ऐसे हैं जो इकदामात कर रहे हैं और सिनेमा इंडस्ट्री के हवाले से इकदामात कर रहे हैं, इनोवेशंस ला रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए वो बेहतरीन के फैसले कर रहे हैं। तो हम भी वैसा मॉडल कोई अपना सकते हैं, लेकिन हमें हर सूरत में SOPs पर अमल करना ताकि हमारी तमाम जो बुनियादी फर्ज है दोबारा से रूटीन पे आ सके। लेकिन अब यासिर आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं पेट्रोल की प्राइसेस क्योंकि बढ़ गई हैं, तो अब आवाम को थोड़ा सा धचका लगेगा क्योंकि यानी हुकूमत ने आग लगाई, पेट्रोल छिड़का, पहले थोड़ी सी तसल्ली दी कि IMF हमें कहता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएं, लेकिन हमारे वजीर ख़जाना नहीं मानते। हमने खुशाइन समझा, बजट की तकारीर अभी हो रही हैं, बजट पास नहीं हुआ, इसी दौरान पेट्रोल बम आन गिरा है कि कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब ये जो कीमतों में इजाफा हुआ, इसका असर क्या होगा? बिल्कुल इसका असर अवाम पे ही होगा। और क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि जी पेट्रोल की प्राइसेस अगर बात दो चीजें, पेट्रोल और बिजली, इन दोनों की कीमतें अगर बढ़े तो वो सीधे का सीधा मार्केट पे इफेक्ट करता है। मार्केट पे हो तो एक आम फर्द पे इफेक्ट करता है। अब अगर इनकी कीमतें कम हो तो ये भी खुशहाली की जामिन होती हैं। अब अगर ये बढ़ती रहेंगी, लेवीज की मद में आप बढ़ाते रहेंगे तो फिर आप पे इफेक्ट तो पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें यासिर वफाकी हुकूमत की, तो 30 जून तक के लिए पेट्रोल मसनूआती कीमतों में इजाफा किया गया और पेट्रोल की कीमत जो है वो 2 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पेट्रोल की नई कीमत 110 रुपए 69 पैसे फी लीटर है। और हाई स्पीड डीजल की अगर हम बात करें तो उसकी कीमत में भी 1 रुपए 79 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत जो है वो 2 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 68 पैसे 79 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो चुकी है। जबकि मट्टी के तेल की अगर हम बात करें तो वो 1 रुपए 89 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद इस वक्त मट्टी के तेल की कीमत 81 रुपए 89 पैसे पे मुकर्रर हो चुकी है। तो अब इसका जो बुनियादी इफेक्ट है वो मार्केट पे पड़ेगा, और डायरेक्ट जो इसका असर है वो अवाम पे पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अवाम पहले ही परेशानी का शिकार और कि महंगाई हो रही है और महंगाई के बाद अब साथ ही पेट्रोल वगैरह जो है उसकी प्राइसेस में अगर बढ़ाई जा रही है तो यकीनन अवाम के ऊपर ये बोझ पड़ गया एक और। अवाम जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। अभी जो बुनियादी तौर पे हमारे वजीर ख़जाना भी बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हमने डायरेक्ट महंगाई को टारगेट करना है, महंगाई को टारगेट करना है, जो तनख्वाहदार तबका है उस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाना, इसलिए महंगाई कंट्रोल हो सकती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। अब आप ये देखिए कि अगर तमाम इशारे मुस्बत समत में गामज़न हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस वक्त हाई रेट पे है, हमारी बम्पर क्रॉप हो रही है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर ये महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो? लेकिन यासिर अगर देखा जाए तो ये हुकूमत के जो मुआशी इस्तेहकाम के दावे थे, हम देखते हैं कि वो धरे के धरे रह गए हैं और पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने अब महंगाई का अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। उन्होंने ये एक रिपोर्ट सामने आई है ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक के नताइज जो वो ये हैं कि 75% पाकिस्तानियों ने महंगाई को अपना से बड़ा मसला करार। हमें इसी बीच ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब गुड मॉर्निंग। खुर्रम शहजाद साहब, इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, जिस तरह महंगाई उरूज पे पहुंची हुई है, अवाम भी बिलबिला रहे हैं, हुकूमत को भी इदराक है, वो कहते हैं कि हम बेहतरी के फैसले करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, महंगाई भी कंट्रोल में नहीं आएगी, तो मामला चलेगा कैसे? हुकूमत हमें सही ब्रीफ नहीं कर रही या अवाम सही समझ नहीं पा रहे? देखिए, पहली बात यह है कि महंगाई ऑफ कोर्स एक सबसे बड़ा जो है वो इशू है इस वक्त, और महंगाई में फूड इन्फ्लेशन जो है वो मसला रहा है कोई 2.5-3 साल से। अभी भी जो फूड इन्फ्लेशन है, बेसिक इन्फ्लेशन जो होती है, खाने पीने की अशियाओं की में महंगाई जो होती है वो 15% है। लास्ट मंथ भी 15% से ज़्यादा आई है, और पिछले कोई अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 12 महीने से ज़्यादा, इनफैक्ट कोई 1.5 साल से जो महंगाई की शरह है फूड में, यानी कि खाने पीने की बेसिक अशिया में, वो डबल डिजिट्स में, यानी कि 10% से ज़्यादा रही है ऑन एवरेज। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, और इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि लोकल जो है हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हुई थी, क्रॉप्स जो है कम जो है वो उनकी जो है वो आउटपुट कम आई थी, जिसमें वीट भी था, जिसमें शुगर भी था, और दूसरी जो है वो बेसिक जो है वो कमोडिटीज़ थी जिसमें हमने कम प्रोड्यूस किया था। इस साल अल्लाह का शुक्र है कि हमने वीट जो है वो अच्छी क्रॉप एक प्रोड्यूस की है, शुगर में बेहतरी हुई है। और अच्छी हम कितनी कहेंगे गुज़श्ता सालों की निस्बत? कहने का मतलब ये है जी देखें, जैसे अच्छी का मतलब ये है कि हमारी डिमांड जो है, डिमांड सप्लाई देखें, अगर मैं बात करूँ गंदम की,
तो तकरीबन कोई 26 मिलियन टन तक की डिमांड हमारी हो गई है अब, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी यील्ड नहीं बढ़ रही, हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, हम उस हिसाब से क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो वो हमें एग्रीकल्चर पे हमें जो है वो फोकस करना है। तो हमारी डिमांड है 26 तक, तकरीबन 26-27 के करीब, और प्रोडक्शन भी अभी 26-27 के करीब तकरीबन आई है। तो बम्पर का मतलब ये कि पिछली मरतबा जो है वो 24 या 25 हो रही थी, अब थोड़ा सा ज्यादा हुई है और उसकी वजह से थोड़ी सी बेहतरी आएगी। लेकिन मसला ये है कि अभी भी प्राइसेस कम नहीं हुई हैं, ये है इशू। क्योंकि अगर फार्म टू मार्केट की हम बात करते हैं कि जी आपने प्रोड्यूस किया, अगर ज्यादा हुआ है या बेहतर हुआ तो उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे आना चाहिए, अगर नहीं आता तो खुर्रम साहब, जिस तरह से एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई है और उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 75% जो आवाम है वो महंगाई की वजह से तंग है, तो आप क्या समझते हैं ये आवाम की रवायती राय है? वाकई पाकिस्तान में महंगाई जो है वो ज्यादा हुई है दीगर ममालिक की अगर निस्बत देखा जाए, जो दीगर खित्ते के ममालिक हैं? नहीं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई हुई है। अगर आप कुछ सर्वे रिपोर्ट्स देखें तो पिछले साल अगर आप इसी महीने की बात करें, इससे पिछले 2 महीने की बात करें, अप्रैल मई की, तो उस वक्त जो है आपकी एक एवरेज घराने की जो कमाई थी महीने की वो थी तकरीबन कोई 45 या 44 हज़ार रुपए के करीब थी। और उस वक्त खाने पीने की अशिया का जो हिस्सा था उसके अंदर वो 30% था। आज वही कमाई है जो है या जो भी एक एवरेज घराना कमा रहा है वो उसकी आ गई है कमाई तकरीबन 33,000 रुपए पे, यानी कि पहले 40,000 से ज्यादा थी, वो 33,000 पे आ गई एक साल में। यानी कि एक तरफ से जो कमाई है वो नीचे आ गई है, इनकम नीचे आ गई है, और जो खाने पीने अशिया का जो पोर्शन है वो 40% हो गया है। लेकिन इसमें सद अफसोस ये है कि हमारे वज़रा ये कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो कुव्वत खरीद भी बढ़ चुकी है। खुर्रम साहब, एक बुनियादी सवाल है जो हमारी हुकूमत अवाम से कहते हैं कि ये चक्कर है जिसकी वजह से महंगाई को कंट्रोल करना है। वो कहते हैं कि हम मिडल मैन का किरदार ख़त्म कर रहे हैं बीच में से, यानी आड़ती के पास पहले चीज़ जाती है, फिर उस मंडी से एक सब्जी मंडी में आती है, फिर वहाँ से दीगर शॉप्स पे जाती है, इसलिए ये महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन ये सिस्टम तो सदियों से राइज है, उस वक्त महंगाई क्यों ना थी जो अब महंगाई है? देखिए, बात ये है कि आप बात सही कर रहे हैं कि ये जो मिडिल मैन है, ये गवर्नमेंट का पॉइंट सही है। आरती सिस्टम जो है वो एक पूरा एक इको सिस्टम है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करता है, वो वेयर हाउसिंग भी प्रोवाइड करता है, वो ओवरऑल जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये मिडिल मैन बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इशू ये है कि ये हम बात काफी अर्से से करते आए हैं, उसका हमने ऑल्टरनेट क्यों नहीं क्रिएट किया? अब गवर्नमेंट एटलीस्ट ये बात जो जरूर कर रही है, लेकिन देखें अभी आगे जाते हुए क्या हो सकता है। हम ये देखते हैं कि क्या आगे महंगाई होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आने वाले दिनों में। अब देखें, बजट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेट्रोलियम लेवी का, जो कि पेट्रोल के ऊपर एक टैक्स लगता है जिसको कहते हैं पेट्रोलियम लेवी। अच्छा, वो टैक्स जो है या तो पहले डेवलपमेंट के लिए होता था कि आप इन आवाम से पैसे लेते हैं और उसका ऑल्टरनेट क्रिएट करते हैं, यानी कि आप पेट्रोल डीजल ये सब यूज ना करें, हम आपको ऑल्टरनेट क्रिएट करके देंगे और पूरा ऑयल सेक्टर डेवलप करेंगे। ये लेवी उसलिए होती थी, अब खाली सिर्फ और सिर्फ ये टैक्स पूरा करने के लिए लेवी बन रही है और दायरे के काम आदमी से आ रही होती है। इसमें मसला ये है कि पिछले साल गवर्नमेंट ने 400 अरब रुपए इकट्ठे किए थे जब ऑयल प्राइसेस $20 से भी नीचे चली गई थी। आज मैं अभी का आपको नंबर बता रहा हूँ, जो ब्रेंट है, जो दुनिया का बेंचमार्क है ब्रेंट ऑयल, वो इस वक्त $73 भी से भी ऊपर चला गया है, और ये 80% 90% ऊपर है पिछले साल की जो है वो इस महीने की जो है वो लेवल से। तो इसका मतलब ये है तो खुर्रम साहब, इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? हमें स्टोरेज के हवाले से इकदाम करने चाहिए कि जब रेट सस्ता हो तब लेके स्टोर कर लिया जाए, वो लेवी की मद में जो पैसे बढ़ाए जाते हैं वो ना बढ़ाए जाएं, आवाम को रिलीफ दे दिया जाए। देखिए, लेवी का मकसद ये था कि ऑयल सेक्टर की डेवलपमेंट हो, ताकि ओवरऑल पूरी बड़ी चेन जो होती है आपकी, पूरे सेक्टर की जो चेन होती है वो डेवलप हो, और यही उसमें आए जो आपने बात की कि जी आपकी जो है वो स्टोरेजेस भी क्रिएट हों, पाइपलाइंस बिछें, नई प्रोडक्ट्स क्रिएट हों, नई प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो आप इनेबल किया जाए आपके एनवायरनमेंट को, आपके जो है वो प्लेयर्स को इसमें ऑयल सेक्टर की पूरी चेन में, एक्सप्लोरेशन से लेकर रिफाइनिंग से लेकर और रिटेल एंड मार्केटिंग तक, ये पूरी ऑयल चेन जो ऑयल एंड गैस चेन, जिसको डेवलप करने की बात की गई थी। लेकिन वो नहीं हुआ ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम टैक्स ले लेते हैं बट उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हम सिर्फ अगर टैक्स इसलिए लेंगे कि अपने टारगेट्स पूरे करें, एक आम आदमी की जेब से तो पैसा निकल जाएगा, बट अगर उसको वो अल्टरनेट नहीं मिलेगा तो वो हमेशा इस तरह की इन्फ्लेशन का जो है वो शिकार रहेगा, जो आने वाले दिनों में लग रही है मुझे, क्योंकि अभी तो $70-75 पे ऑयल चला गया है। अगर हमने यहाँ पे जैसे सऊदी ऑयल फैसिलिटी है उसकी बात हो रही है, वो हमें जल्द से जल्द लेनी चाहिए। अगर हम इस तरह के इक़दाम नहीं करेंगे तो हमें दो तरह की महंगाई हिट करेगी, एक ऑयल की महंगाई,
दूसरा ये फूड इन्फ्लेशन भी 40% दुनिया में सोयाबीन, व्हीट, राइस, मेज इन सब की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से कोविड से बाहर आ रही है इकोनॉमीज, तो डिमांड तो अपनी जगह बढ़ रही है और स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं सेंट्रल बैंक्स ने कि जी आप पैसा लें, इंटरेस्ट रेट्स को जीरो कर दें ताकि लोगों के हाथ में पैसा हो। जब आपके हाथ में पैसा आता है, बेसिक्स की डिमांड बढ़ गई है और पीछे से सप्लाई इतनी नहीं आ रही। जब सप्लाई इतनी नहीं आ रही तो फूड की प्राइसेस दुनिया में बढ़ गई हैं। इसका इम्पैक्ट भी हमें आएगा, तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के चलना है। महंगाई आगे मजीद बढ़ सकती है अगर हमने अच्छे डिसीजन लिए, टाइम पे लिए और इसको अरेस्ट किया। गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, उसके उनको भी पता है कि पेन पॉइंट यही है, बट देखना ही होगा कि इसको कैसे किया जाता है काम आदमी के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान को यही देखा जाए तो यासिर, अगर इस तमाम तर सूरत हाल में सिर्फ पिस रहा है तो अवाम है वो पिस रही है इस महंगाई की चक्की में, क्योंकि मैकेनिज्म कोई नहीं है। पूरा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। अगर हुकूमत एक रेट का, सरकारी रेट का इजरा कर रही है तो फिर उसके बाद कोई दूसरा रेट नहीं आना चाहिए। अगर कोई दूसरा रेट निकल रहा है तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इबरत होनी चाहिए। ट्रेंड सेट हो, मैकेनिज्म हो, तनासुब हो, तो फिर बेहतरी के फैसले हो सकते हैं, तभी हम इन तमाम चीजों आगे पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे लेना एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब बढ़ते हैं सिंध के, क्योंकि कल बजट पेश कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1477 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट गुज़िश्ता रोज़ सुबह असेंबली में पेश किया। बजट तकरीर में उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे और मजदूर की कम से कम माहाना उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा है कि तालीम के लिए 240 अरब रुपए, सेहत के लिए 172 अरब रुपए और अमन व अमान के लिए 105 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि महकमे बल्दियात के लिए 1 खरब 19 अरब से जायद और ट्रांसपोर्ट के लिए 14 अरब रुपए मुख्तर करने की तजवीज़ दी गई। बिल्कुल, ये तजावीज़ सामने आ रही है, लेकिन इस मरतबा सूबाई बजट में 19.1% इजाफा भी किया गया, जबकि ज़राअत की बहाली की अगर बात की जाए तो 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और शहरियों की फलाह बहबूद के लिए 16 अरब रुपए रखे गए हैं। जबकि IT सेक्टर की बात की जाए तो उसकी बहाली के लिए भी 1.70 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। सनती तरक्की पे भी तवज्जो दी गई है, 3 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध असेंबली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया। नाज़रीन, जो सूरत हाल कौमी असेंबली में थी, जो सूरत हाल पंजाब असेंबली में थी, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं थी। यानी एक जगह पे अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहतजाज कर रही है तो दूसरी जगह पे PTI एहतजाज कर रही है, पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। लेकिन इस तरीका कार पे कान पड़ी आवाज सुनाई ना दे तो आवाम तक क्या पहुंचेगा कि उनके फैसले किस तरह हुए। सीटियां बजती रहेंगी तो हम क्या समझेंगे कि ये सीटियां खुशी में बजाई जा रही हैं या फिर एहतजाजन या फिर तंजिया अगर कर रहे हैं या टॉन्टिंग वे में वो सीटियां बजा रहे हैं। इस तरह का गैर संजीदा सूरत हाल जो है, रवैया जो है वो हमारे नुमाइंदे जो हैं वो उनकी तरफ से देखने में मिलता है। लेकिन अपोजिशन की अगर बात की जाए तो सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला के खिलाफ उन्होंने भी शदीद नारेबाजी की है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो हम देखा जाए बज़ाहिर तो सिंध असेंबली का जो बजट पेश किया गया वो अच्छा था, लेकिन क्या ये अवाम दोस्त होगा भी या नहीं होगा? मेरे ख्याल से सिंध असेंबली का कोई बजट भी अच्छा नहीं होता। बज़ाहिर तो अच्छा दिखाई दे रहा है। नहीं, आप कह रही है ना, जरा उनसे पूछिए कि पिछले साल के बजट के समारात कहाँ नजर आए। पिछले साल देखिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। पाकिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान में एक हेल्थ कार्ड दिया गया, यहाँ सिंध में क्यों नहीं दिया जा रहा? वो कहते हैं हमारा मेडिकल का निज़ाम इतना अच्छा है कि हमें हेल्थ कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। वहाँ तो आपने लिमिट रखी है, हम अनलिमिटेड इलाज करते हैं। हमने वहाँ सहूलत जो दी हुई है वो सरकारी में जाओ, प्राइवेट अस्पताल में जाओ, इंश्योरेंस पेमेंट करती है, उससे सरकारी अस्पतालों की कलाई खुल जाती है। इससे कि पता चल जाता है कि अगर सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं होंगे तो लोग नहीं जाएंगे, लेकिन वो ये निज़ाम मानने को नहीं तैयार। कराची शहर, हैदराबाद, सक्खर, आपने देखा कितनी अच्छी अच्छी बसें चल रही हैं, एयर कंडीशन, लो बेड, लोगों को चलने में कोई दुश्वारी नहीं होती। और सफाई का आलम तो पूरे सिंध के अंदर ऐसा है कि पेरिस से लोग आते हैं देखने के लिए कि सफाई कैसे की जाती है।
और आपको नकवी पता है वो कहते हैं NICVD सिंध के में आवाम जो है वो क्या राय रखते हैं, हो सकता है वो भी न्यूयॉर्क से मैं नकवी साहब आपकी जानिब वापस आता हूँ, हो सकता है कि वो भी आपकी बात ईद करते हो सकता है उनकी थॉट भी आप जैसी हो। नाज़रीन, सिंध के अवाम का बजट के हवाले से क्या कहना है, क्या उम्मीद है, आइए देखते हैं। बजट आता है तो वो लोगों की और जितने MNA MP है उनकी जेबों में चला जाता है, बकाया इससे अवाम, गरीब अवाम को कोई फायदा हासिल नहीं होता है। सिंध गवर्नमेंट का तो ये हाल है कि आपको पता ही है कि मतलब उधर थर में बच्चे मर रहे हैं भूख और इफलास से, इधर जो आटा चीनी दाल हर चीज़ महंगी हो गई है। तो अवाम के लिए तो मैं समझता हूँ बजट में कुछ भी नहीं है और सिंध गवर्नमेंट से हमें तवक्को भी नहीं है कि कोई रिलीफ देगी। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता जी, गरीब अवाम तो पिसनी है, ये पैसे वालों के लिए होता है और उन्हीं को सहूलतें होती हैं इन चीज़ों की। सिंध गवर्नमेंट से क्या आप उम्मीद रखेंगे? इन लोगों से उम्मीद रखना जो है मैं समझता हूँ इंतहाई दर्जे की बेवकूफ़ी होगी कि आवाम को कोई रिलीफ देंगे। ये सिवाय अपनी जेबों के, अपने पेट के, किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। अरबों रुपए का सिंध हुकूमत का बजट आता है और कहाँ लगता है कहाँ जाता है कोई कहीं भी नज़र नहीं आता। पूरे सिंध के अंदर इस वक्त पीने की पानी की तकलीफ जो कि मुसलसल चली आती रही है, बाजार रोड रास्ते वहीं के वहीं उसी तरीके से हैं और जो अरबों रुपए फंड है वो कहाँ जाता है, सारा का सारा करप्शन की नजर चले जाता है। गवर्नमेंट ने जो इस मरतबा बजट पेश किया है वो बहुत अच्छा पेश किया है, इसके सरकारी मुलाजमीन को भी बहुत फायदा होगा और खासतौर से पेंशन जो लोग उठाते हैं वो तो जाहिर है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये उनकी पेंशन में जो इजाफा हुआ है वो भी एक बहुत अच्छा कदम है। 20% जो इन्होंने तनख्वाहों में इजाफा किया सरकारी मुलाजमीन की, ये भी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। सिंध हुकूमत जो नाले साफ नहीं करवा सकी वो सिंध को क्या चलाई। नकवी साहब, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका था, हो सकता है सिंध के अवाम आप ही के नुक्ता नज़र की तायीद करते हों, तो वैसा ही है। 90% अवाम तो इस बात से अग्री करते हैं कि सिंध हुकूमत बजट कहाँ पर खर्च करती है ये हमें मालूम नहीं है। 10% वो जो गवर्नमेंट तबके से वाबस्ता है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनके लिए खुशाइंद बात यह है कि 20% तनख्वाहें बढ़ी, 25,000 एक आम मजदूर की तनख्वाह कर दी गई। आप क्या समझते हैं कि जब वफाकी हुकूमत 10% तनख्वाह बढ़ाए, वफाकी हुकूमत 20,000 एक आम मुलाजिम की तनख्वाह रखे, एक मजदूर की, और सिंध हुकूमत 20% बढ़ाए और 25,000 मुख्तस करे, तो क्या ये भी सिर्फ खतो किताबत तक महदूद होगा? मेरे ख्याल से देखिए, जहाँ तक हुकूमती मुलाजमीन है उसकी तो तनख्वाहें बढ़ जाएंगी और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है वहाँ ये 25,000 जो है नेगेटिव स्टेप है। ये कोई अक्लमंदी और दानिशमंदाना इक़दाम नहीं है। इससे क्या होगा? पहली चीज़ तो ये है कि जितनी नई इंडस्ट्री लग सकती थी सिंध के अंदर वो नहीं लगेगी, इससे कि यहाँ मज़दूरों की उजरत मिनिमम वेज ज़्यादा है, ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्री जिसमें मज़दूरों की तादाद ज़्यादा होती है, जैसे गारमेंट फैक्ट्री होती है। अब गारमेंट फैक्ट्री क्यों कोई आदमी यहाँ लगाए कि 25,000 तनख्वाह दे, उसी के लिहाज से OBI दे, उसी के लिहाज से सोशल सिक्योरिटी दे? तो दो चीज़ें होंगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लोग चले जाएंगे या वो अपनी फैक्ट्रियां पंजाब में जाके लगाएंगे या बलूचिस्तान में हब में लगाएंगे अगर वो कराची से मजदूर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन सिंध के अवाम, सिंध को नुकसान पहुंचेगा इस इक़दाम से जब आपके और दूसरे सूबों के दरमियान 20% का मिनिमम वेज में 25% का इनफैक्ट फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, देखिए तनख्वाह बढ़ाना बिल्कुल जायज़ बात है। हमारा गरीब जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है वो उसमें कोई, मेरे ख्याल से जितने लोग हैं हम सबको तकलीफ़ होती है उनकी हालत देख के, लेकिन मईशत चलाना, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करना हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है। उसको इक़दामात, मज़दूरों की वेजेस बढ़नी चाहिए, क्यों जब 100% एम्प्लॉयमेंट हो तब तनख्वाहें जब बढ़ती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पे बढ़ती है। इस वक्त मुल्क के अंदर जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से लोग मैकेनाइजेशन पे चले जाएंगे, वो दूसरा झटका हो जाएगा और इंडस्ट्री चली जाएगी कहीं। और तीसरी चीज़ है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? इनके पास कौन से वो ज़राए हैं सिवाय इसके कि जिस तरह ये रेस्टोरेंट्स की पाबंदी लगा दी थी कि 6 बजे बंद, और हमने देखा वो रात के 11-12 बजे तक खुले होते थे। और किसने अय्याशी की पुलिस वाले स्टेटमेंट देना शुरू कर दे तो वो तो इस बात को कैश करवाएंगे कि आप लोगों ने नौकरियां देनी थी, अब आप ही लोग कह रहे हैं कि इस वक्त नौकरियां मौजूद नहीं है, तो अगर मुलाजिम पेशा अफराद की तनख्वाह बढ़ा देंगे तो वो देंगे कहां पे?
इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हम इस दुनिया में रहते हैं और हमारा मुल्क कोई अलहदा या अछूत किस्म का स्टैंड अलोन मुल्क नहीं है। कोविड की वजह से दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट फैली, दुनिया भर में रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए। तो जितने लोग रेस्टोरेंट्स में काम करते थे उनका क्या हुआ? जो एयरलाइंस थी उन्होंने फ़्लाइटें कैंसिल कर दी। जो एयरलाइन इंडस्ट्री थे उनका क्या हुआ? वो बेरोज़गारी जो आई है वो एक बीमारी की वजह, एक वबा की वजह से आई है। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का ताल्लुक है, देर आयत दुरुस्त आयत, नया पाकिस्तान सिंध के अलावा हर जगह टेक ऑफ कर गया, जिससे कि सिंध हुकूमत उसको ऑन नहीं करना चाहती। वरना आप देखिए सीमेंट की टेक ऑफ, रिकॉर्ड टेक ऑफ है पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा कभी सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसके माने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करती है? लेबर को नौकरी देती है या सीमेंट वैसे ही इस्तेमाल हो जाता है? तो इसके माने नौकरियां बढ़ी उस सेक्टर में। टेक्सटाइल सेक्टर ने के ऑर्डर बुक फुल है अगले 1 साल के लिए और 100% कैपेसिटी से ज़्यादा पे ऑपरेट कर रही है और एक्सपेंशन पे जा रही है। तो ये बग़ैर मज़दूरों के तो काम नहीं होगा, यानी उस सेक्टर में भी बढ़ाई हो गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इस वक्त तक पिछले महीने तक आ रहा था 9.57। आज सुबह ही बिजनेस रिकॉर्डर की हेडलाइन है कि 10 महीने का जो डाटा आया है वो 11.5% है लार्ज स्केल। तो जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो नौकरियां ऑब्वियसली बढ़ रही है। ये तो नहीं है कि मशीनें काम करती हैं, मशीनों के पीछे आदमी काम करते हैं। अगर आपकी मुल्क में एग्रीकल्चर ग्रोथ बम्पर क्रॉप्स आए हैं तो इसके माने दहका को भी रोजी तो मिल रही है। बिल्कुल ऐसे। इससे के और जो हमें नज़र आता है एग्री इकोनॉमी में जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल हो रहा है टुवर्ड्स दी रूरल एरिया, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की सेल्स बढ़ गई, रेफ्रिजरेटर्स की सेल बढ़ गई, टीवी की सेल्स बढ़ गई और लोगों में वहाँ के इजाफा तो हुआ है। लेकिन नकवी साहब अगर बात की जाए कराची के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की तो हम देखते हैं कि वो कोई अच्छा नहीं है, लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं बहुत ज़्यादा। तो अब जो बजट पे तरक्याती बजट में इजाफा किया गया, आप क्या समझते हैं ये इजाफा मुनासिब है? जी मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त सिंध हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है। एक तो ये है कि वो अपना गैर तरक्याती बजट हर साल बढ़ाती जाती है। तो कर क्या रही है कि जो अब ये 18th अमेंडमेंट आई उससे लेके अब तक 4 गुना बढ़ गया है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और उसके साथ क्या किया हुआ है, एजुकेशन का निज़ाम, वो कह रहे हैं कि जितना मरबूत निज़ाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिंध के अंदर है पाकिस्तान के किसी और सूबे में नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है, पैसे कमाने का ज़बरदस्त इंतज़ाम बनाया। पहले उन्हें पैसे पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती थी कि दवाई के बिल बनाओ उसमें से कुछ लो, जिनको तो नौकरियां दो उनसे कहो कि तुम नौकरी हम उस वक्त देंगे जब तुम 10 लाख रुपए में दोगे, तब सरकारी नौकरी मिलती थी। अब उन्होंने क्या किया, पब्लिक प्राइवेट हेल्थ इनिशिएटिव PPI कर दिया और उन्होंने एक कंपनी को दे दिया कि चलो ये BHU 10 तुम्हें दिए, हर BHU पे मुझे 1-1 करोड़ रुपए दे दो और मैं BHU चलाने के लिए तुम्हें 4 करोड़ रुपए सलादा दूंगा। 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया रिश्वत लेने का, ज़बरदस्त काम किया। अब यही काम वो कर रहे हैं। EMO क्या होता है, एजुकेशन मैनेजमेंट ऑफिस, वो अब स्कूलों को भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप पे दे रहे हैं। तो भाई जब आप हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर को सबलेट कर रहे हैं तो आप ये बताइए हुकूमत का हजम क्यों बढ़ता जा रहा है, लोग को क्यों बढ़ते जा रहे हैं। कमाल की बात है कि KWSB वालों से पूछे, वो कहते हैं हमारे यहाँ 13,000 मुलाजिम है, हमें 4,000 में काम चल जाएगा। ये 9,000 मुलाजिम क्यों रखे हुए। KDA वालों से पूछो, वो कहते हैं हमारे पास 7,000 मुलाजिम है, हम 1,000 में काम कर लेंगे। तो भाई ये 6,000 क्यों ज़्यादा रखे हुए। अब ये मकसद ये है कि आपके गैर यानी बुनियादी बात का मतलब ये है कि जो आदादो शुमार ज़ाहिर किए जाते हैं, जो आप चीज़ें कहते हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुतरादिफ ना हो, उसके मुतसादिम ना हो।
वो उसके बरअक्स ना हो बल्कि उससे मिलती जुलती हों, तो तब आप फैसले करें तो वो भी समझ में आते हैं, अपोजिशन भी साथ दे सकती है, बेहतर फैसले किए जा सकते हैं, कानून साजी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया शमीम नकवी साहब इस हवाले से अपना के लिए। इकरा, इस वक्त जो बात है ना, अब शमीम नकवी साहब एक तरफ तो ये है कि रोज़गार में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। सिंध की बात आए तो ये है कि रोज़गार में कमी वाक़ई हुई है जिसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारा बयानिया एक जैसा होगा तब हम आवाम को भी बेहतर समझा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं, एक नई खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान ने हुकूक दिए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि वो पाकिस्तान में वोट का हक रख सकते हैं। किस वजह से दिए कि तरसीलाते ज़र में बेतहाशा इजाफा हुआ। आज आलमी दिन तरसीलाते ज़र का मनाया जा रहा है, ख़ानदानी तरसीलाते ज़र का। इसका भी एक आलमी दिन होता है। इसका मकसद घर से दूर जो काम करने वाले हैं, जो 7 समंदर पार रहते हैं, वो अपने घर का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, उनकी जहन साजी के लिए वो दूर जाकर रहते हैं, बिल्कुल, मुसीबतें भी काटते हैं, मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं और अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए वो तमाम तर चीज़ें करते हैं। और ख़ानदान की बेहतरी के साथ साथ मुल्क की बेहतरी के लिए भी वो काम करें और मुल्क की पायदार तरक्की में किरदार भी अदा करें, बढ़ चढ़ कर। आप देखें, अगर इस साल की बात की जाए तो जो रेमिटेंसेज हैं उसमें इजाफा हुआ है और इसका मकसद जो है वो सरकारी और निजी शोबे के अलावा सिविल सोसाइटी को भी तरसीलाते ज़र की आमद में जो उसकी मद में आने वाली रकम को बेहतर अंदाज में हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उन्होंने बेशतर मौके पे खिराज तहसीन पेश किया। यही बुनियादी वजह है तरसीलाते ज़र में इजाफा, जिसकी वजह से आपने उन्हें वोट का हक दिया है। अब अगर आप किसी को वोट का हक देंगे, उसे ये मालूम होगा कि मैं फैसले करने में शामिल हूँ, बिल्कुल, तो उसका एतमाद बढ़ेगा। जब एतमाद बढ़ेगा तो फिर पैसा और भी आएगा, मईशत में बेहतरी आएगी। ये तरसीलाते ज़र जो है ये एक संगे मील साबित होगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। आने वाले दिनों में इसको मजीद भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया ओवरसीज तानी है आसिम साहब। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिम साहब, एक खुशाइंद बात यह है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों के लिए अपना पेट काट कर अपने घर वालों के लिए पैसे भेजना, उधर वाले पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो भेजते हैं। कभी कभार वो ये गिला भी करते हैं कि हमसे पूछा न गया कि क्या खाना खाया, क्या आराम किया। हमसे ये पूछा जाता है कि पैसे कब भिजवाओगे। लेकिन अगर आपकी अपनाइयत और उनसियत है तो आपके साथ जुड़े रहना चाहिए। क्या समझते हैं कितना मुश्किल होता है? देखें, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके लिए ज़िंदगी बड़ी टफ होती है। हम नॉर्मली पाकिस्तान में बैठ के ये सोचते हैं कि शायद वहाँ पे ज़िंदगी बड़ी मज़े की है, बड़ी आसाइशें हैं ज़िंदगी के अंदर, वहाँ पे आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान है। पैसे जो हैं वो दरख्तों पे लगते होंगे, आप वहाँ दरख्तों से तोड़ के और पैसे भिजवाते होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ जो लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं, अपनी फैमिलीज़, आपके पास सारा स्ट्रक्चर है, नौकर, इजी लाइफ पाकिस्तान में होती है, लेकिन यहाँ पे आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। उन कामों के साथ साथ आपको अपने जो है वो रोज़गार का भी ख्याल रखना पड़ता है। आपको जो ड्यू टैक्सेस हैं वो भी पे करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है और यहाँ की लाइफ एक बड़ी टफ लाइफ होती है। इस टाइप लाइफ में जब आप पैसे कमाते हैं तो वो आपकी एक जो मेहनत की कमाई है उसको जब आप उसे अपने रिश्तेदारों के साथ या बहन भाइयों के साथ जो शेयर करते हैं पाकिस्तान में, इनको जो भी आप सपोर्ट फाइनेंशियली करते हैं, वह फैमिली हो जाए या आप किसी को कारोबार में पैसे लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं यहाँ से इन सब चीज़ों को मैनेज करना और मैनेज करके तमाम जो आपके बैक होम में जो आपके रिश्तेदार जो अजीज़ व अकारब हैं उनकी हेल्प करना। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भिजवाते हैं वो बिल्कुल अपना पेट काट कर बड़ी मुश्किल से बड़ी चीज़ों को मैनेज करके अपनी तमाम अखराजात को, अपनी मॉर्गेजेस को, अपने टैक्सेस को, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो फिर इनकी जो है वो वहाँ पे माशी मुश्किलात का तो सामना करते हैं आसिम साहब। लेकिन आपके ख्याल में जो अरबों डॉलर की रेमिटेंसेज आ रही है पाकिस्तान, तो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या सिफारत खाना पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी इदारे हैं सही तरीके से ट्रीट भी करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि सबसे पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैसा लेके आ रहे हैं
उनको एक जो है वो पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहिए, ताकि एक आम ओवरसीज पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको ये ना फील हो कि मेरा पैसा वहाँ जाके डूब जाएगा या मुझे नुकसान हो जाएगा। उस पैसे को उसको फील हो कि मुझे पैसे की सिक्योरिटी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे जो है पैकेज अनाउंस किए हैं जिसमें आप जाके अभी इन्वेस्टमेंट करें, जैसे रियल स्टेट एक मैं समझता हूँ ऐसा एक जो गवर्नमेंट ने इसको एक इदारे का दर्जा दिया है, उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जाके को प्रॉपर्टी ले, को घर बनाए अपना, तो रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि रियल इस्टेट से रिलेटेड जो है चीज़ें उनके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आज तक अभी भी मेरा ख्याल में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वो पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्ट करना चाहें तो उनके लिए कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं है, कोई ऐसा पोर्टल नहीं है जो इस चीज़ को उनको इन्फॉर्म करे कि किस चीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हाई कमीशन के अंदर एक ऐसा डेस्क होना चाहिए जहाँ की एक आम आदमी जाके या एक आम पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाके उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए होने चाहिए। वो तो ज़रूरत है ही। आसिम साहब, एक बुनियादी सवाल ये है कि ऐसे वक्त में कि जब पूरी दुनिया कोरोना वबा का शिकार है, मईशतें डूब चुकी हैं, रोजगार के मौके मुयस्सर नहीं हैं, लेकिन ऐसे वक्त में पाकिस्तान के तरसीलाते ज़र में इजाफा हो गया, इसकी बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जो एक मेन वजह है वो एक ट्रस्ट एलिमेंट है। जो देखिए इमरान खान जो है ना, वैसे ही जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं वो इमरान खान को बड़ा पसंद करते हैं, तो इमरान खान की हुकूमत के ऊपर जो लोगों का एतबार है वो बहुत बड़ा है। और इसके अलावा जो मेन इसकी रीज़न ये है, जो मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसमें आप जो है ना उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट की मौके फराहम किए गए, जिसमें सबसे जो बड़ा मैं समझता हूँ इमरान खान हुकूमत ने काम किया है वो जो है वो जो इसको रियल स्टेट के शोबे को एक जो है वो इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं। कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, या मतलब छोटे शहरों में, बल्कि मैं भी पीछे पाकिस्तान गया हुआ था तो मैंने देखा कि फैसलाबाद में भी कुछ ऐसे जो है हाई राइज बिल्डिंग बनना शुरू होने जा रही हैं जिसमें जो है ओवरसीज पाकिस्तानी अपना जो है ना वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इसके अलावा और भी जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी मौके ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिए हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है वो IT सेक्टर में काफ़ी मौके हैं, टूरिज्म है। तो मतलब ये तमाम मैं समझता हूँ इसकी मेन जो रीज़न है वो गवर्नमेंट की अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बड़ा अट्रैक्ट कर रही हैं इस वक्त। और पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल है कारोबार करने के लिए बड़ा साजगार है, और लोगों का जो इत्मीनान है वो जो है हुकूमत पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो बिल्कुल करप्शन नहीं कर रही है। इमरान खान एटलीस्ट जो ऐसे हमारे लीडर हैं जो एक ईमानदार लीडर हैं, तो उनकी ईमानदारी की वजह से जो लोगों का एक इत्मीनान है गवर्नमेंट को वो बढ़ा है। और जो गवर्नमेंट ने जो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, मैं समझता हूँ वो मेन रीज़न है लोगों को अट्रैक्ट करने में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में पैसा भेजने में जो एक कंफर्टेबल फील हो रहे हैं, वो ही एक रीज़न मैं समझता हूँ हो सकती है कि वो काफ़ी एतमाद तो लोगों का बड़ा है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन आसिम साहब, स्टेट बैंक की जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट भी मुतारिफ कराया गया है, तो इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कितनी आसानी होगी पाकिस्तान में अपनी जो रकूम है उनके इस्तेमाल के लिए या उनके लिए उनकी मुंतकली के लिए? देखिए जी, बात यह है कि ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है, मैं समझता हूँ बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान जाते थे तो वहाँ जाकर आपको मनी चेंजर्स के पास भागना दौड़ना पड़ता था, पैसे चेंज कराएं या किसी फैमिली मेम्बर से। क्योंकि नॉर्मली जब आप जाते हैं तो आपके जेब में वो ओवैसी यहाँ की करेंसी होती है, फिर पाकिस्तान जाके आपको नेक्स्ट डे या एक कुछ दिन के बाद वो आपको पैसे चेंज कराने पड़ते हैं। इन द मीन टाइम आपको वो अपने रिश्तेदारों से या बहन भाई से चेंज लेके जी कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। आपका अपना अकाउंट है, आपका अपना डेबिट कार्ड है, अभी जब भी पाकिस्तान जाएं आप जाके शॉपिंग करें, आपको बिल्कुल उसमें बड़ी एक ईजी फील होता है। और मैं समझता हूँ कि मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया। अगर ये हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं, आसिम साहब आप क्या समझते हैं कि जब हुकूमत को इस बात की उम्मीद है कि आने वाले सालों में रेमिटेंसेस में मजीद इजाफा होगा, तो हुकूमत को तरसीलाते ज़र में इजाफे के हवाले से बेहतर इक़दाम क्या करने चाहिए बशमूल स्टेट बैंक के भी?
देखिए मैं समझता हूँ जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ भी जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी ओवरसीज पाकिस्तानियों की, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बिल्कुल पाकिस्तान का साथ दिया है और रेमिटेंसेस भिजवाई है। जब भी पाकिस्तान बुरा वक्त आया तो ओवरसीज पाकिस्तान हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मगर बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ को नहीं उठाया, उनके मसाइल को हल करने के लिए कोई रियल कोशिशें नहीं की। अभी रिसेंट इमरान खान हुकूमत ने जो एक अभी हमारे मिनिस्टर साहब को अपॉइंट किया था वो भी शायद इस वक्त नहीं है, उनका भी कम्युनिटी के साथ कुछ ऐसा इंटरेक्शन नहीं था। वो भी आते थे और अपने जो है पर्सनल काम करके चले जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को उनको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आसिम यूसुफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, शहर को छोड़ के गाँव की तरफ आते हैं, लाल थक जाएं तो माओं की तरफ आते हैं, लेकिन ये वो लाल हैं जो अपनी धरती माँ या अपनी हकीकी माँ की तरफ भी नहीं आ सकते, मुश्किल से वक्त गुजारते हैं, दिल से दिल मिले हुए हैं। हमें भी इज्जत करनी चाहिए, उनका भी एतमाद बहाल करना बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमें यहाँ पे लेना है ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ सही रहेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब बात करेंगे इस्लामाबाद के शहरियों की, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत जो है वो मुतारिफ करा दी गई है। शहरियों को सड़क पर ही गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र और टोकन टैक्स अदा करने की सहूलत फराम की गई है, जो कि शहरियों के लिए बड़ी ही आसानी अब होगी। यासिर, एक अच्छी बात यह है कि दारुल हुकूमत जो होता है वो ट्रेंड सेटर होता है। उसने एक मॉडल एक ऐसा अपनाया कि शहरियों को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन हो, ट्रांसफर हो या टोकन टैक्स जमा करवाना हो, उसके लिए एक्साइज ऑफिस के अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। अब ये काम होगा शहर की किसी भी शाहरा या कमर्शियल सेंटर में। वफाकी दारुल हुकूमत में इस सहूलत का इफ्तिताह करते हुए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद ने कहा है कि उम्मीद है दारुल हुकूमत में फराहम की जाने वाली ये जो सर्विस है बाकी मुल्क के लिए भी मिसाल वही बात यासिर जो तुमने कहा है कि जो फेडरल है वो एक ट्रेंड जो है वो सेट करे ताकि बाकी जो है ना वो भी इसके ऊपर अमल करें और बाकी जो है अवाम है और बाकी जो शहरों में जहाँ पे होगी, जहाँ पे कानून साजी होगी तो वही आगे अवाम को बता सकेगा कि बेहतर क्या हो सकता है। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके सी इस्लामाबाद शफकात हमजा साहब। हमजा शफकात साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमजा शफकात साहब, एक सवाल ये है कि अब मौके पर कॉल करके गाड़ी के कागजात बनाना और ट्रांसफ़र कराना इतना आसान, क्या वाकई इतना आसान है जितना हम बता रहे हैं, या उसमें कुछ हर्डल्स हो सकती हैं? और अगर ये इतना ही आसान है तो फिर शहरी हुकूमत का कितना खर्चा आएगा इस पर? इस्लामाबाद का इस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं आ रहा। हमने इस्लामाबाद इंतज़ामिया, एक्साइज़ डिपार्टमेंट और नादरा के साथ मिल के ये MOU किया और इसी MOU के बेसिस के ऊपर हमने ये फैसिलिटी स्टार्ट की है। और इस फैसिलिटी में ये है कि आप हमारे किसी भी नंबर पे कॉल करें तो हम गाड़ी लेके ख़ुद आपके घर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर आपको इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ जैसे कि लैंड ट्रांसफ़र है, गाड़ी की ट्रांसफ़र है, गाड़ी की परचेज़ है तो उसकी रजिस्ट्रेशन है, टोकन टैक्स है, अटॉर्नी आपने रजिस्टर करानी है, या जो भी इस तरह के मामला हैं वो हम आपके घर पर करते हैं। और अब हमने इसी फैसिलिटी को एक स्टेप अप भी कर दिया है। वो स्टेप अप इस तरह किया है कि अब हमने ये जगह जगह अपने ये जो मोबाइल हमारे रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं वो इस्लामाबाद में किसी पार्क के बाहर, किसी मॉल के बाहर खड़े होंगे और कोई लोग जाते जाते भी अगर कराना चाहें तो उसी टाइम पे उनका काम कर दिया जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि उनको हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट में आके उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कोई वहाँ पे जो रश लगा होता है वहाँ पे अक्सर स्टैम्प वेंडर्स आ जाते हैं, वो कहते हैं हमारे से कराएं, ये सारा काम हमने ख़त्म कर दिया है। और इसके ऊपर हमारा इस्लामाबाद इंतज़ामिया का कोई कॉस्ट नहीं है। इसमें हमें सिर्फ ये है कि जो अपने घर पे गाड़ी मंगवाता है उसके ऊपर हम तकरीबन 1900 से 2000 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, जिससे ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल बनाया जा सके। गाड़ी का खर्चा है या जो उसका POL का खर्चा है वो कॉन्स्टेंटली साथ साथ चलता रहे। हमजा शफकात साहब, क्या आप इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो मुहैया करने के लिए दूसरे सूबों की भी मदद करेंगे, उन्हें भी गाइडलाइन फराहम करेंगे? अभी फ़र्स्ट फ़ेज़ के अंदर तो हम सिर्फ ये इस्लामाबाद के अंदर ये हमारी ये फैसिलिटी और ये इससे फ़ायदा भी सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी ले सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर गाड़ी रजिस्टर भी जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स ही कर सकते हैं या जो यहाँ पर किराए वगैरह पे रह रहे हो वो लोग हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम तो ये चाहेंगे कि ये सिस्टम हमारा बाकी प्रोविंसेस भी रेप्लिकेट करें, लेकिन ये फिर सूबों का अपना इख्तियार है। हमजा साहब, जिस तरह आपने ये एक ट्रेंड सेट किया है, मॉडल एक बनाया है, तो क्या घर की दहलीज पर इस तरह की मजीद सर्विसेज भी मुहैया की जाएंगी, मसलन ज़मीन की ट्रांसफ़र वगैरह? क्या कोई आप अम्ब्रेला प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आगे फिर मजीद प्रोजेक्ट चलाता रहे?
इस्लामाबाद के अंदर तो अगर आप हमारी ये गाड़ी को मंगवाएंगे तो इस गाड़ी के ऊपर अगर आप ज़मीन की ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, कोई सेल डीड रजिस्टर कराना चाहते हैं, कोई अटर्नी रजिस्टर कराना चाहते हैं, कोई और इस तरह का कोई भी आपका सेल परचेज़ का मामला है वो रजिस्टर कराना चाहते हैं, या गाड़ी और ज़मीन के जितने मामलात हैं वो सारे के सारे हम आपको डोर स्टेप पे दे रहे हैं। और हम ऑलरेडी जो हमारी बाकी सर्विसेज हैं जैसे कि डोमिसाइल हो गया, NOCs हो गए, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट का वर्क हो गया, या कोई फैसलों की आपको कॉपी चाहिए, परमिट्स चाहिए, वो तो आप अपने मोबाइल के ऊपर हमारी सिटी इस्लामाबाद ऐप के ऊपर क्लिक करें और अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू पेमेंट करें। आप बस आना भी नहीं पड़ेगा, यही चीज़ आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। यकीनन ये तो एक अच्छा इकदाम है, लेकिन हमजा साहब इस्लामाबाद में 50% अहल रिहायशियों की वैक्सीनेशन कर दी गई है। क्या 100% वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया जाएगा, और अगर कर लिया जाएगा तो कब तक ये कर लिया जाएगा हदफ हासिल? अभी तक हमने इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 5 लाख लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया है। टोटल पॉपुलेशन जिनको वैक्सीनेट करना है वो तकरीबन 10 लाख के करीब है, यानी कि 50% टारगेट हमने अचीव कर लिया है। बाकी जो टारगेट है हम डेली बेसिस के ऊपर 14 से 20 हज़ार के दरमियान जो नंबर है वो पूरा कर रहे हैं। इस लिहाज से इंशाल्लाह जुलाई के महीने के मिड ऑफ जुलाई तक इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हम 100% वैक्सीनेट कर चुके होंगे। जुलाई नहीं तो मैक्सिमम 1 अगस्त से पहले इस्लामाबाद के अंदर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं जल्द ये हदफ मुकम्मल कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया हमजा शफकात साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कराची के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक कराची में जो नालों पर गैर कानूनी तजावुजात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कल की अगर सूरत हाल देखी जाए तो बड़ी उधर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। बेशतर पुलिस की नफरी वहाँ पर मौजूद थी, हाथापाई होती रही, जख्मी भी हुए। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। लेकिन आज क्या सूरत हाल है वो हम जानते हैं। फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल अदालती अहकामात पर कराची में जो है तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। कराची में जहाँ पहले हम देख रहे थे गुज्जर नाले, औरंगी नाले और महमूदाबाद नाले के एतराफ़ में जो है तजावुजात को हटाया जा रहा था। अब अदालती अहकामात जो गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने जारी किए थे कि अलादीन पार्क में जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई हैं इनको मुकम्मल तौर पर मसमार किया जाए। अलादीन पार्क के बिल्कुल साथ पवेलियन क्लब है, ये भी गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। अदालत ने यह कहा, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 रोज़ आज दूसरा रोज़ ऑपरेशन जारी है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। KMC की जो टीम है सुबह से हैवी मशीनरी की मदद से तमाम तर दुकानों के जो पिलर हैं उनको तोड़ रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये अलादीन पार्क जो है 52 एकड़ पर ये बना हुआ है, जिसके जो आधा हिस्सा है वहाँ 150 के करीब दुकानें हैं वो गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई थी। यहाँ पर हमारी दुकानदारों से भी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि कुछ दुकानदारों को जो इंतज़ामिया की जानिब से टाइम दिया गया है क्योंकि उनका कुछ सामान दुकानों में रह गया था, उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ये तमाम तर इलाका मैदान जंग बना रहा। पुलिस पर जो है मुजाहिरीन ने पथराव किया, जिसके बाद हमने देखा कि पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। 10 अफराद को हिरासत में लिया गया जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ जो है बाद में रिहा कर दिया गया था। इंतज़ामिया का कहना है कि 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त लगेगा क्योंकि ये दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी मजबूती से बनी है। इन तमाम तर दुकानों को मसमार करने के बाद इस तमाम तर जो पार्क है उसको असली हालत में लाया जाएगा क्योंकि अदालती अहकामात हैं। और आज अदालत में अब से कुछ देर कबल जो बशीर सिद्दीकी डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रूचमेंट के, उन्होंने रिपोर्ट भी जमा कराई जिसमें उन्होंने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ से जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा और इस तमाम तर ऑपरेशन को मुकम्मल करने के बाद अदालत में मज़ीद तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फयाज यूनुस, आप आगाह करे तो ये तो सूरत हाल थी कराची की। अब कराची में मौसम की भी एक वहाँ पर पेशगोई की गई है, बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई गई है कराची वालों के लिए और बारिशों की खुशखबरी सुनाई गई कराची में। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि 18 और 19 जून को गरज चमक के साथ बारिश होगी। और जैसा कि आप कह रही हैं कराची वालों के लिए खुशखबरी है, लेकिन जब दर्जा हरारत हो ना 40 के करीब, 40 से ऊपर या 40 के करीब, तो उस वक्त खुशखबरी नहीं, उस वक्त खुशखबरी लगती है। यानी उस वक्त गर्मी इतनी है, लोग ये कहते हैं कुछ भी हो जाए, बारिश हो, खुल के हो, जितनी मर्जी हो, लेकिन कराची वाला ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई बारिश ये खुशखबरी कहीं ज़हमत तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि बाद में कंटेनर तैरते फिरते हों, गाड़ियां तैर रही हों, नाले उबल रहे हों, घर से पानी ना निकल रहा हो,
फिर खुशखबरी नहीं रहती, फिर वो जहमत बन जाती, फिर वो गर्मी बर्दाश्त करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो यासिर, सिंध में प्री मानसून बारिशें आज से ही शुरू होंगी और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि सखर, लाड़काना और शिकारपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों की जो है पेशगोई की है। हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर भी आंधी के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। तो इसी पे पूरी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर सरदार सरफराज साहब ने। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो सिचुएशन है, कितने मिलीमीटर बारिश हो सकती है, और ये बताइएगा कि गुज़श्ता सालों में नॉर्मली हालात में क्या प्री मॉनसून का जो सेट है वो इसी दौर में आता था या फिर जुलाई के बाद आता था? अब जो तगय्युरात में तब्दीली है, इसकी बुनियादी वजह क्या है और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, प्री मानसून जैसा कि ये लफ्ज़ खुद जाहिर करता है कि मानसून से कबल जो बारिश होती है, मानसून के प्रॉपरली आने से, ऑनसेट होने से पहले जो बारिश होती है, तो नॉर्मली चूँकि मानसून पाकिस्तान में जुलाई के पहले हफ्ते से स्टार्ट हुआ करता है, तो उससे जो पहले बारिश होती है उसे हम प्री मानसून का नाम देते हैं। तो इस लिहाज ये सिंध में पहला स्पेल मुतवक्की है, तो इसको हमने प्री मानसून का नाम दिया हुआ है। और इसमें कराची में तो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश या उस तरह की बारिश का इम्कान नहीं है। कराची में कल शाम और इसी तरह परसों शाम पहले आंधी चलने और फिर उसके साथ डस्ट स्टॉर्म आने और कहीं की लाइटनिंग शाइटनिंग होगी कराची के खासकर मुज़फ़्फ़राबादी इलाकों में, और कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश होगी। अलबत्ता सिंध के बाकी अज़ला में, बेशतर अज़ला में सिंध के ये चांसेस हैं कि अगले 3 से 4 दिन तक पूरा इस एरिया में वेदर है और वही पहले आंधी वांधी चलेगी। गुज़श्ता रात भी सखर, लाड़काना, दादू वादू की तरफ आंधी चली है और आज भी इम्कान है कि शाम में आंधी चले और उसके साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश भी हो इन सब एरियाज़ में। और सिंध के कुछ अज़ला में जैसे दादू और ऊपर लाड़काना साइड और फिर बदीम ठट्ठा की तरफ, हैदराबाद खासकर, इन एरियाज़ में कुछ कहीं की मॉडरेट और कहीं की हैवी शावर्स भी होंगे। जी बिल्कुल। सरदार साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि कराची में मौसम खुशगवार होगा, तो क्या बारिशों के सिलसिले के बाद गर्मी की दोबारा लहर भी आएगी, उसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है? नहीं, इतनी उस तरह की लहर नहीं आने अब गर्मी की, इसलिए कि अब कराची का जो मानसून के आने से पहले जो एक तरह से पैटर्न होता है कि सी ब्रीज तवातुर से चलती है, स्पीड से चलती है, उसके नतीजे में हल्के बादल दिन भर तकरीबन ज़्यादातर हिस्से में दिन के छाए रहते हैं और रात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो जाती है। तो वही पैटर्न प्रिवेल करेगा आइंदा अगले चंद दिन तक। तो सरदार साहब, अगर मुल्क के दूसरे हिस्सों का जायज़ा लें, बिलखुसूस पंजाब, केपी या बलूचिस्तान या बालाई इलाके हमारे जो हैं, वहाँ पर ये स्पेल कब तक पहुँचेगा? अब सिंध में तो दाखिल हो रहा है, वहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? पंजाब में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ का मौसम आइंदा हफ्ते कैसा रहेगा? जी देखिए, पंजाब में तो ऑलरेडी चल रहा है। ये 11 तारीख से शुरू हुआ था, जो 11 जून से शुरू हुआ था शाम या रात में, तो वो वक्फे से मुख्तलिफ जगहों से चल रहा है। आज भी यानी गुज़श्ता कल जो आज रिपोर्ट दूसरे दिन रिपोर्ट होती है, तो आज भी पंजाब के बेशतर इलाकों से, खासकर जनूबी पंजाब में अच्छी बारिश हुई है और ये सिलसिला आगे 2-3 दिन और है, यानी ये 22 तारीख तक ये सिलसिला चलेगा ऑन एंड ऑफ। और उसमें पंजाब के भी मैदानी इलाकों में, बेशतर मैदानी इलाकों में और ऊपर शुमाली पंजाब के पोटवार खत्ते में, इस्लामाबाद में, नीचे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झेलम, इन सब एरियाज़ में ये स्पेल चलता रहेगा ऑन एंड ऑफ और ये 22 से 23 तारीख तक रहेगा। 22 से 23 तारीख तक ये स्पेल रहेगा, तो आवाम के लिए खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में मौसम कुछ हद तक ठंडा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, इससे अपना वक्त देने के लिए। इकरा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टूरिज्म के हवाले से। अब मौसम भी खुशगवार हो रहा है और कोविड के केसेस भी कम हो रहे हैं, सयाहती मकामात भी खुल रहे हैं, तो कोरोना केसेस कम होने के साथ साथ जीबी के बिलखुसूस सयाहती मकामात की रौनकें बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। मुल्क भर से सैयारे हसीन वादियों के नज़ारे ले रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। हमें हैरत ये है कि पता नहीं उन्हें छुट्टी कैसे मिल जाती है वहाँ पे जाने के लिए, हमें तो मिलती नहीं। तो लॉकडाउन की बाइस कई माह से बंद जो होटल भी हैं वो भी खुल चुके हैं। बिल्कुल, और होटल्स जो अगर खुल गए हैं तो उन्होंने वहाँ पर SOPs के तहत वहाँ पर लोगों का ख्याल भी रखा जाएगा। और होटल्स और रेस्टोरेंट्स की अगर बात की जाए तो सफाई सुथराई के बाद उन्होंने वेलकम करने की तैयारी कर ली है। टूरिस्ट और सियाहती मकामात दोबारा खुलने पर ना सिर्फ टूरिस्ट बल्कि जो वहाँ पर लोग हैं, मकामी अफराद हैं, वो भी इंतहाई खुश हम देख रहे हैं कि वो भी बहुत खुश हैं। जबकि महकमा टूरिज्म का कहना है कि सयाहत के फ़रोग़ के लिए सहूलतों में इजाफा जो है वो अव्वलीन तरजीह होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा
ज़्यादा अरसे के बाद सयाहती मकामात खुलने पर शहरी तो खुशी का इजहार करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो वेलकम करने के लिए मौजूद होते हैं, उनके भी चेहरे कुछ खिल चुके हैं कि अब लेकिन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि एसओपीज़ का भी ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, तो इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके वज़ीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर साहब। राजा नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साहब, गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत खुलने के बाद आवाम का कैसा रिस्पांस देख रहे हैं? माजी की निस्बत कितना चेंज है, कितना पॉजिटिव है? जी बहुत शुक्रिया आपका। KPK में सियाहत खुलने के बाद गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत को भी बड़ा अच्छा एक बूस्ट मिला है। लोग KPK से ट्रैवल करते हैं, नारायण कारान से होते हुए बाबूसर सरटाप से गुजरते हुए गिलगित बल्तिस्तान में बहुत इजी एक्सेस हैं, तो काफ़ी अच्छा एक लोगों के लिए डेस्टिनेशन बना है गिलगित बल्तिस्तान। KPK से होते हुए वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। तो जो बाबूसर टाप के ओपन होने के बाद इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में टूरिस्ट का फ्लो काफ़ी बढ़ गया है। तो कोविड भी अल्लाह के फजल करम से KPK में इस वक्त जो सूरत हाल है और गिलगित बल्तिस्तान में तो बिल्कुल ज़ीरो है इस वक्त, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, रिस्पांस तो मिल रहा है, लेकिन राजा नासिर साहब, कोरोना के बाद सयाहत बहाल करने के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं, क्या करने जा रही है? जी बिल्कुल, हम देखें कोरोना के बाद जो SOPs के तहत जो NCOC ने जो अहकामात जारी किए हैं फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी और डोमेस्टिक के लिए भी, फॉरेनर्स जो भी आते हैं वो बाकायदा PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन के बाद आपके सर्टिफिकेट के साथ गिलगित बल्तिस्तान में आ रहे हैं। इस वक्त बहुत अच्छा एक फ़्लो जा रहा है टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी और डोमेस्टिक का भी, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह के फजल करम से हर कोई SOPs के साथ अमल करते हुए गिलगित बल्तिस्तान की जो सयाहत में लोग एंजॉय कर रहे हैं, उन खूबसूरत इलाकों की तरफ आ रहे हैं और वहाँ के आबो हवा और इलाके की कुदरती हुस्न से जो मालामाल जगह हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो कोविड के बाद गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने भी बड़ा अच्छा कदम उठाया है। तो गिलगित पाकिस्तान की हुकूमत ने भी बड़ा अच्छा एक SOP के बाद साथ जो लोग आ रहे हैं फॉरेन भी और डोमेस्टिक भी। हुकूमत की, हर सूबाई हुकूमत की अपनी तरजीहात होती है, वो फंड्स भी वैसे ही मुख्तस करते हैं। तो आइंदा माली साल के लिए आपकी तरजीहात में पहले नंबर पर सयाहत ही है, क्योंकि लोग बहुत आते हैं आपके पास। तो क्या बजट में इजाफा कर रहे हैं, तरजीहात में कुछ तब्दीली ला रहे हैं? जी बिल्कुल, आइंदा माली बजट में इस दफ़ा भी बड़ा अच्छा एक पैकेज है। जो आपको पता है कि इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक आईनी पैकेज, जो एक इकनॉमिक के लिए, वो टूरिज़म, ये स्पोर्ट के लिए बड़ा अच्छा एक पैकेज दिया है। तो आइंदा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेजिडेंशियल एरियाज़ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेगा प्रोजेक्ट है इस वक्त गिलगिस्तान में, टैप्ड और अनटैप्ड एरियाज, जो अनएक्सप्लोर एरियाज हैं उन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजा नासिर साहब, अपना कीमती वक्त आप सबसे बड़े पाकिस्तान को दे रहे थे। तो टूरिस्ट में तो आप देखेंगे टूरिस्ट जो है वो जा रहे, टूरिज्म जो है उसको सयाहत को फरोग मिल रहा है और लोग भी खुश हैं, खुशहाली भी आ चुकी है। लेकिन अब जब ये खुशहाली की अगर हम बात करें तो आज वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी टीम जो है वो PSL में हार गई है लाहौर कलंदर्स। क्योंकि ये जो PSL का बुखार है, बेशक आप स्टेडियम ना जा सकें, बेशक वो पाकिस्तान में भी ना हो रहा हो, वो अबू धाबी के स्टेडियम में हो रहा हो, अवाम भी वहाँ पे ना बैठे हो, लेकिन ये जो बुखार है ना, ये बुखार नहीं होता था। बिल्कुल। अब खबर ये है कि PSL 6 के जो 23वां मैच है उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से शिकस्त दे दी है। अब कलंदर्स ने जिस तरह बूम पकड़ा था, वो जो टेबल स्कोर के ऊपर 10 नंबर पे बराजमान हो चुकी है, पॉइंट स्कोर उसके 10 हो चुके हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आना शुरू हो चुकी है। अब लगता है रिवर्स गियर हल्का हल्का लग रहा है, अब कोई और हावी हो रहा है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है, नजर लग गई है, मान लेना चाहिए कि नजर लग चुकी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कलंदर्स फिर से उठेंगे, छा जाएंगे। जिसकी जो भी टीम है वो अपनी टीम से प्यार करता है, जो भी टीम जीते पाकिस्तान जीतेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है तो हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।